तो ये कहानी है काफका नाम के एक बंदे की जो मॉन्स्टर्स को साफ करने का काम करता था। पर एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिससे वो अभी तक का सबसे पावरफुल मॉन्स्टर बन जाता है। और जब मिलिट्री को ये बात पता चलती है तो उसे मारने की कोशिश करते हैं। तो क्या काफका उनसे बच पाएगा? हमारी कहानी शुरू होती है योकोहामा सिटी में, जहाँ एक बड़ा काइजू अचानक आ जाता है। अथॉरिटीज तुरंत अलार्म बजाती है और सिटीजन्स को एवैक्यूएट करने का ऑर्डर देती है। काइजू सिटी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है और सब लोग न्यूज़ देख रहे होते हैं। एक हेलीकॉप्टर उस काइजू पर अटैक करता है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता, जिससे सब लोग और ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। तब एक एलाइट यूनिट जिसका नाम 3rd डिवीजन है वहां पहुंचती है। उसकी कैप्टन मीना अपने रेल गन से काइजू पर अटैक करती है और उसे एक ही शॉट में मार देती है। सब लोग जीत को सेलिब्रेट करते हैं और सोचते हैं कि 3rd डिवीजन कितनी अमेजिंग है, क्योंकि उन्होंने बिना किसी ज्यादा डिस्ट्रक्शन के काइजू को हरा दिया। एक टीम वहाँ काइजू को साफ करने के लिए आती है और हम एक आदमी से मिलते हैं जिसका नाम है काफका। जब वो रिसर्चर्स के लिए एक सैंपल कलेक्ट कर रहा होता है तभी उसके टीममेट्स एक काइजू का ऑर्गन उठाते हैं, लेकिन काफका उन्हें वार्न करता है कि ध्यान से उठाना। पर तभी वो अचानक ब्लास्ट हो जाता है। उसका खून एक आदमी की बॉडी पर गिरता है और उसे जला देता है। काफका उस आदमी की मदद करता है और उसे कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। वो रियलाइज करता है कि काइजू बहुत बड़ा है, इस वजह से उसको साफ करने में बहुत टाइम लगेगा। तभी उनका सीनियर उसे काइजू के इंटेस्टाइन रिमूव करने के लिए कहता है, लेकिन काफका ये काम नहीं करना चाहता क्योंकि ये एक बहुत बेकार काम है। वो सीनियर उसे कहते हैं कि उसके पास और कोई चॉइस नहीं है और उसकी टीममेट्स उसको गुड लक विश करते हैं, क्योंकि सबको पता है कि इंटेस्टाइन्स काइजू के वेस्ट से भरा होता है। जैसे ही काफका इंटेस्टाइन्स देखता है उसे उल्टी आ जाती है, लेकिन उसे पता है कि ये उसका काम है, इसलिए वो हिम्मत करके उसे कर देता है। काम के बाद काफका घर लौटता है, लेकिन उसे अब भी काइजू के इंटेस्टाइन के वेस्ट की स्मेल आ रही है। वो न्यूज़ देखने लगता है जिसमें सब लोग मीना की तारीफ कर रहे होते हैं, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में उसने 100 से भी ज्यादा काइजू को मारा है। तब हमें पता चलता है कि मीना असल में काफका की बचपन की दोस्त है। पहले काफका भी उसके साथ मिलकर काइजू का सफाया करना चाहता था, लेकिन अब उसके लेवल के आसपास भी नहीं है। ये सोचकर वो डिप्रेस्ड हो जाता है और सोचता है कि वो इस पोजीशन पर कैसे आ गया, लेकिन फिर वो डिसाइड करता है कि इस बारे में ज्यादा नहीं सोचेगा, क्योंकि चाहे वो लड़ नहीं रहा हो पर सोसाइटी की हेल्प तो कर ही रहा है काइजू की बॉडी को क्लीन करके। अगले दिन वो अपने ऑफिस रिपोर्ट करता है, जहाँ उसकी मुलाकात उसके नए टीममेट रेनो से होती है। रेनो कहता है कि उसका प्लान डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने का है। तभी एक और आदमी ताकुदा कहता है कि पहले काफका का भी यही सपना था, लेकिन उसने गिव अप कर दिया। ये सुनकर रेनो सोचता है कि काफका इतना उदास दिखता है और उसे पूछता है कि उसने अपना सपना क्यों छोड़ दिया। काफका बताता है कि उसने अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन फिर भी डिफेंस फोर्स ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। रेनो नहीं चाहता कि वो भी काफका की तरह बन जाए, इसलिए वो कहता है कि वो कभी गिव अप नहीं करेगा। ये कहकर वो रूम से चला जाता है और काफका रियलाइज करता है कि वो एक लूजर की तरह लग रहा है। फिर दोनों वापस काइजू को साफ करने के काम पर लग जाते हैं और रेनो को इंटेस्टाइन साफ करने का काम दिया जाता है। ये देखकर काफका खुश हो जाता है, सोचता है कि अब रेनो को भी ये काम करना पड़ेगा, लेकिन तभी उसका सीनियर काफका से कहता है कि उसे रेनो के साथ मिलकर ये काम करना होगा। ये सुनकर वो उदास हो जाता है और सोचता है कि हमेशा उसी को ये बेकार काम क्यों मिलता है, लेकिन सीनियर को लगता है कि काफका के अंदर दम है और अगर उसने डिफेंस फोर्स का टेस्ट पास कर लिया होता तो वहाँ भी अच्छा कर सकता था। ब्रेक के दौरान काफका नोटिस करता है कि रेनो की भूख खत्म हो गई है, इसलिए उसे एक विटामिन पैक देता है और कहता है कि उसे पी ले, नहीं तो वो बेहोश हो जाएगा। काफका उसे ये भी कहता है कि अपनी नाक बंद कर ले, क्योंकि सिर्फ इसी तरह वो उस गंदे काम को सरवाइव कर सकता है। लेकिन जब रेनो मना कर देता है तो काफका जबरदस्ती करके उसकी नाक बंद करवाता है। फिर दोनों साथ मिलकर काम करते हैं और काफका रेनो की मदद करता है। उस दिन के एंड में जब सब घर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, रेनो काफका के पास आता है और उसकी मदद के लिए उसको शुक्रिया कहता है। काफका को यकीन नहीं होता कि रेनो उसको शुक्रिया कह रहा है। फिर रेनो उसे कहता है कि अभी भी डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने में लेट नहीं हुआ है, क्योंकि अब उन्होंने एप्लीकेंट्स की एज लिमिट बढ़ा दी है। रेनो जानता है कि काफका अपनी लाइफ से खुश नहीं है, क्योंकि जब उसने अपने सपने को छोड़ने की बात की तो उसके चेहरे पर उदासी थी। रेनो उसे कहता है कि जो चाहे करे, लेकिन काफका उसको शुक्रिया कहता है क्योंकि रेनो ने उसे एक नई उम्मीद दी है। तभी अचानक एक काइजू आ जाता है और रेनो को खाने वाला होता है, लेकिन काफका तुरंत उसे पकड़ लेता है और दोनों किसी तरह बच जाते हैं। काफका उसे कहता है कि जल्दी भाग जाए और सेफ होते ही डिफेंस फोर्स को बुलाए, लेकिन रेनो मना कर देता है। तब काफका उसे उसके सपने की याद दिलाता
जाता है और कहता है कि अगर वो जिंदा नहीं रहा तो डिफेंस फोर्स ज्वाइन नहीं कर पाएगा। ये सुनकर रेनो भाग जाता है और काफका जानबूझकर काइजू का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। काई जब उसके पीछे भागने लगता है और उसे खाने की कोशिश करता है। काफका एक बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है और वहां से एक खिड़की से बाहर जंप कर देता है। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें मीना रोते हुए दिखाई देती है। काफका उसके पास जाता है और उसे चेयर अप करने की कोशिश करता है। मीना बताती है कि वो उदास है क्योंकि उसकी बिल्ली मर गई है। दोनों अपने सिटी की तरफ देखते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो डिफेंस फोर्स ज्वाइन करेंगे, लेकिन काफका सोचता है कि मीना के पास वो क्वालिटीज नहीं है जो डिफेंस फोर्स ऑफिसर बनने के लिए चाहिए। तो उसे कहता है कि एक बेहतरीन डिफेंस ऑफिसर बनेगा और दोनों मिलकर काइजू का सफाया करेंगे और ये उनका बचपन का वादा था। लेकिन वापस प्रेजेंट में आते हैं जहाँ काइजू अब भी काफका के पीछे पड़ा होता है। काफका रियलाइज करता है कि अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वो लड़ने की तैयारी करता है। लेकिन तभी काइजू उसकी टांग को चल देता है और उसे खाने ही वाला होता है। तभी रेनो वापस आता है। काफका हैरान होता है कि रेनो ऐसा क्यों कर रहा है। रेनो समझाता है कि अगर वो अपने एक साथी को भी नहीं बचा सकता तो डिफेंस फोर्स में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। ये सुनकर काफका रियलाइज करता है कि वो किसी काम का नहीं है, ना तो किसी को बचा सकता है और ना ही डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने के लायक है। काइजू अब उन दोनों को मारने ही वाला होता है। तभी अचानक एक टाइगर जैसे पावरफुल सोल्जर उसे रोक लेता है। तभी सोल्जर्स ओपन फायर करते हैं और काइजू के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। मीना रेडियो पर रिपोर्ट करती है कि टारगेट डिस्ट्रॉय हो चुका है और अपनी टीम को कहती है कि उन्हें एरिया चेक करना होगा ताकि और काइजू हो तो उन्हें भी खत्म किया जा सके। उसी शाम काफका हॉस्पिटल में होता है। वो सोचता है कि मीना कितनी अमेजिंग है और उसे लगता है कि वो कभी भी उसके लेवल तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन रेनो जानता है कि अगर काफका उसकी मदद नहीं करता तो वो जिंदा नहीं होता, इसलिए वो सोचता है कि काफका भी अमेजिंग है और उसे डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने के बारे में सीरियसली सोचना चाहिए। काफका रेनो को शुक्रिया कहता है, उसने उसका कॉन्फिडेंस वापस लाया। वो कहता है कि उसने डिसाइड कर लिया है वो डिफेंस फोर्स के लिए अप्लाई करेगा। लेकिन तभी अचानक उसकी नजर एक अजीब से क्रिएचर पर पड़ती है। वो क्रिएचर उससे कहता है कि उसकी तलाश में था। बिना किसी वार्निंग के अचानक उसके मुंह के अंदर घुस जाता है और उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। रेनो ये देख लेता है और चिंता में पड़ जाता है। वो काफका से पूछता है कि क्या वो ठीक है, लेकिन तभी वो जो देखता है उस पर यकीन नहीं कर पाता। काफका अब एक मॉन्स्टर बन चुका है। काफका आईने में देखता है और रियलाइज करता है कि वो पूरा काइजू बन गया है। दोनों पैनिक करने लगते हैं, लेकिन काफका समझाता है कि उसका दिमाग अब भी उसके कंट्रोल में है। तभी एक और पेशेंट उन्हें देख लेता है और तुरंत हेल्प के लिए बुलाने लगता है। काफका और रेनो समझ जाते हैं कि अब काफका को मॉन्स्टर समझकर हंट किया जाएगा, इसलिए दोनों भागने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ मीना काफका के बारे में सोच रही होती है। एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें मीना काफका की बात सुनकर हंस रही होती है। काफका उसे कहता है कि अगर कभी मीना को डर लगे तो उसकी रक्षा करेगा। ये सुनकर मीना उसे थोड़ा कॉर्नी बोलती है और काफका शर्मा जाता है, लेकिन फिर मीना उसे थैंक्स बोलती है और खुशी होती है कि हमेशा साथ रहेंगे। वापस प्रेजेंट में मीना अपनी टीम को हॉस्पिटल की सिचुएशन के बारे में बताती है। वो तैयार होती है एक नए काइजू को खत्म करने के लिए, लेकिन उसे अब तक ये नहीं पता कि वो काइजू असल में काफका है। हॉस्पिटल की सिचुएशन को लेकर न्यूज पर अलर्ट आ जाता है और लोगों से कहा जाता है कि वो किसी सेफ जगह पर चले जाएं। वापस हॉस्पिटल में एक बूढ़ा आदमी काफका को देखकर डर जाता है। रेनो समझाता है कि उन्हें गलतफहमी दूर करनी चाहिए, इसलिए वो काफका को कहते हैं कि स्माइल करे। लेकिन जैसे ही काफका स्माइल करता है वो और भी ज्यादा डरावना लगता है, जिससे बूढ़ा आदमी सीधा बेहोश हो जाता है। काफका उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो दीवार को टच करता है उसके हाथ से पूरी दीवार ही टूट जाती है। ये देखकर दोनों शॉक हो जाते हैं कि काफका की ताकत कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। दूसरे पेशेंट्स धमाके की आवाज सुनकर चौंक जाते हैं और रेनो डिसाइड करता है कि उन्हें तुरंत निकलना होगा। काफका एक विंडो ओपन करने चाहता है, लेकिन जैसे ही वो उसे छूता है पूरी की पूरी विंडो ही टूट जाती है। वो अपने नए मॉन्स्टर बॉडी को देखकर डरने लगता है, लेकिन रेनो उसे याद दिलाता है कि अभी भागना सबसे जरूरी है। मीना की टीम हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रही होती है। तभी मीना को एक रिपोर्ट मिलती है कि एक काइजू हॉस्पिटल से भाग रहा है। दूसरी तरफ रेनो काफका से पूछता है कि वो काइजू में कैसे ट्रांसफॉर्म हो गया और क्या अब भी वो इंसान है जो पहले था। काफका के पास कोई जवाब नहीं होता क्योंकि अब उसका मॉन्स्टर फॉर्म और भी ज्यादा सीरियस हो चुका है। लेकिन कुछ देर बाद वो वापस नॉर्मल इंसान बन जाता है। तभी काफका को एक और प्रॉब्लम होती है, उसे बाथरूम जाना होता है। रेनो उसे कहता है कि वो कंट्रोल करे, लेकिन काफका अपने नए काइजू बॉडी को समझ नहीं पा रहा होता। रेनो कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि काफका अगर काइजू बन चुका है तो वो अपना वेस्ट कैसे निकालेगा, और तभी जो होता है वो आप देख ही सकते हो। ये देखकर काफका शॉक हो जाता है और रेनो कुछ बोल नहीं पाता और दोनों एक कंफ्यूज
कंफ्यूज्ड साइलेंस में फंसे रहते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि अब उनके साथ और क्या क्या अजीब होने वाला है। काफका अपनी सिचुएशन से बहुत इंसल्टिंग फील करता है, लेकिन रेनो से याद दिलाता है कि उनका यहाँ से निकलना जरूरी है। चलते चलते काफका सोचता है कि क्या अब वो डिफेंस फोर्स ज्वाइन कर सकता है, लेकिन रेनो कहता है कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि अब वो वही चीज बन चुका है जिसे डिफेंस फोर्स खत्म करना चाहती है। अगर किसी ने उसे देख लिया तो बिना सोचे समझे उसे मार देंगे। ये सोचकर काफका ट्रॉमेटाइज फील करता है। उसे लगता है कि अब वो कभी डिफेंस फोर्स ज्वाइन नहीं कर पाएगा। उसका मतलब ये है कि उसने मीना से जो वादा किया था उसे भी तोड़ना पड़ेगा। तभी रेनो एक सील्ड एरिया देखता है और कहता है कि छुपने के लिए एक परफेक्ट जगह है, लेकिन उसी वक्त काफका को एक अजीब सी फीलिंग आती है, जैसे कोई उनकी तरफ आ रहा हो। रेनो उसे वार्न करता है कि अब भी डिफेंस फोर्स उसकी तलाश कर रही है, इसलिए उसे अपना मॉन्स्टर फॉर्म छुपा कर रखना होगा। रेनो काफका को लेटर देता है, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि काफका इतना एक्साइटेड क्यों नहीं लग रहा। काफका बताते हैं कि ये सिर्फ फर्स्ट राउंड था और सेकंड राउंड हमेशा उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है। सेकंड राउंड एक प्रैक्टिकल एग्जाम होता है जहां डिफेंस फोर्स का सीनियर ऑफिसर्स सभी लोगों को ऑब्जर्व करते हैं। रेनो टेंशन में पड़ जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि काफका अपने काइजू बॉडी को कैसे छुपाएगा, लेकिन काफका कॉन्फिडेंटली कहता है कि वो चाहे जो वो एग्जाम दे के रहेगा, क्योंकि उसकी उम्र 32 साल है और ये उसका आखिरी चांस है। फिर एग्जाम के दिन काफका और रेनो ताचिकावा बेस पहुंचते हैं, जहां उनके साथ और भी पार्टिसिपेंट्स आ रहे होते हैं। तभी एक लड़की काफका को देखते ही जोर से अंकल चिल्लाती है। ये सुनकर काफका गुस्सा हो जाता है और सोचता है कि ये मुझे अभी से अंकल क्यों कह रही है, ये तो शुरू होने से पहले ही प्रॉब्लम लग रही है। काफका उसे बताता है कि वो सिर्फ अभी 32 साल का है, लेकिन लड़की बिना किसी इंटरेस्ट के कहती है कि काफका की कार उसकी पार्किंग में खड़ी है। काफका देखकर कहता है कि वहाँ और भी जगह है, लेकिन लड़की मना करती है और कहती है कि 55 मेरा लकी नंबर है। ये सुनकर काफका परेशान हो जाता है और सोचता है इसे थोड़ी तमीज सिखानी चाहिए, लेकिन उससे पहले वो लड़की अपनी जैकेट उतार देती है, जिससे एक हाईटेक सूट रिवील होता है। फिर वो एक हाथ से काफका की कार उठाकर साइड में फेंक देती है। काफका देखकर शॉक हो जाता है और कहता है कि मेरी कार का क्या हाल कर दिया, और रेनो भी सरप्राइज हो जाता है और सोचता है ये लड़की कौन है। तब ये लड़की अपना नाम किकोरो शिनोमिया बताती है और वो ये भी बताती है कि उसकी फेवरेट हॉबी है काइजू को मारना। लेकिन तभी वो काफका की तरफ देखकर उसके पास आती है और उसे सूंघने लगती है। वो कंफ्यूज्ड होकर कहती है कि काफका से काइजू की स्मेल आ रही है। काफका अंदर ही अंदर टेंशन में आ जाता है, लेकिन तभी रेनो बीच में बोलता है और कहता है कि वो दोनों काइजू की बॉडी को क्लीन करते हैं, इसलिए हमेशा उनमें से काइजू की स्मेल आती है। किकोरू उन दोनों को देखकर उनकी इंसल्ट करने लगती है। वो कहती है कि उन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, लेकिन तभी काफका अपनी कार उठाकर वापस सही जगह पे रख देता है। किकोरू ये देखकर शॉक हो जाती है। वो सोचती है इसके पास इतनी पावर कैसे है, क्या ये भी एक सूट पहने हुआ है। काफका कॉन्फिडेंटली कहता है मैं भी एग्जाम दे रहा हूँ तो मेरा नाम याद रखना। ये सुनकर किकोरू एक स्माइल करती है और सोचती है कि अब ये इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं प्रूव करने वाली हूँ कि मैं तुमसे बेहतर हूँ। और फिर किकोरू अपने बटलर सासू के साथ अंदर चली जाती है, जबकि रेनो थोड़ा परेशान हो जाता है। वो काफका से कहता है क्या उसने अपनी पावर्स यूज करके कार उठाई थी, तो काफका एक्सप्लेन करता है कि उसने सिर्फ अपने हाथ को ट्रांसफॉर्म किया था ताकि कोई नोटिस ना करे, लेकिन रेनो फिर भी उसे वार्न करता है कि वो ऐसा दोबारा ना करे, और काफका इसके लिए हाँ करता है। फिर जैसे ही दोनों अंदर जाते हैं काफका रियलाइज करता है कि उसका आखिरी मौका है डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने का, इसलिए वो पूरे दम से ट्राई करने का डिसीजन लेता है। और फिर हमें सेकंड राउंड के बारे में समझाया जाता है। डिफेंस फोर्स का सेकंड राउंड में 2 टेस्ट होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट और फिटनेस टेस्ट। लेकिन जैसे एग्जाम शुरू होता है काफका को परेशानी होने लगती है। वो महसूस करता है कि उसकी परफॉर्मेंस पहले से ही खराब हो गई है। वो सोचता है कि शायद उम्र की वजह से उसकी पावर कम हो गई है और काफका अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता। फिर किकोरू उस पर हंसते हुए कहती है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारा नाम याद रखूं, लेकिन तुम तो रैंकिंग में बिल्कुल नीचे हो। ये सुनकर काफका डिमोटिवेट हो जाता है, क्योंकि वो किकोरू के लेवल के आसपास भी नहीं है। वो उदासी में वहां से चला जाता है, लेकिन तभी रेनो से हिम्मत देने लगता है और उसे समझाता है कि काफका अपनी पावर्स यूज नहीं कर रहा, सिर्फ अपनी मेहनत से एग्जाम पास करना चाहता है। फिर काफका शॉप में गिर जाता है और रेनो उसे उठाता है। वो समझ नहीं पाता कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। काफका अपनी रैंकिंग के बारे में सोचता है और रियलाइज करता है कि अगर उसने अपनी पावर्स यूज की होती तो अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकता था, लेकिन रेनो उसे समझाता है कि ये सिर्फ पावर्स का नहीं बल्कि एक और रीजन भी है। रेनो काफका को एग्जाम के टॉप कॉम्पिटिटर्स के बारे में बताता है।
रैंक नंबर 2 हारू इजुमो एक टॉप यूनिवर्सिटी का टॉपर है। अकेडमिकली और फिजिकली दोनों में स्ट्रॉन्ग है। रैंक 3 फुरुहाशी अपने स्कूल का टॉपर रहा है और अपनी खतरनाक पावर के लिए फेमस है। रेनो बताते हैं कंपटीशन काफी टफ होने वाला है और रेनो सबसे ज्यादा जो कैंडिडेट को डेंजरस मानता है वो है किकोरू। वो एक जीनियस है, सिर्फ 16 साल की उम्र में एक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो चुकी है। लोग कहते हैं कि उसके पास नेचुरल टैलेंट है, इसलिए सब उसे हराना चाहते हैं। काफ्का किकोरू के पास जाकर उसकी तारीफ करने की कोशिश करता है, कहता है तुम तो कमाल हो, लेकिन उसके बॉडीगार्ड्स तुरंत काफ्का को मारने लगते हैं। फिर काफ्का शॉक हो जाता है क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि नेक्स्ट टेस्ट काइजू क्लीन करने का होगा, लेकिन असल में टेस्ट में उन्हें जीते जागते काइजू को मारना होगा। रेनो और काफ्का एक्साइटमेंट में आ जाते हैं, लेकिन काफ्का की खुशी तुरंत डर में बदल जाती है जब एक डेंजरस काइजू उनकी तरफ आता है। जैसे ही काइजू अटैक करने वाला होता है, एक बैरियर उसे रोक लेता है। किकोरू काफ्का का रिएक्शन देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। काफ्का गुस्से में आ जाता है, लेकिन टेस्ट पर ध्यान देता है। सोशिरो समझाता है कि सबको एक स्पेशल कॉम्बैक्ट सूट दिया जाएगा जो काइजू के मटेरियल से बनाया जाता है, और फिर वो कॉम्बैक्ट सूट के फायदे बताने लगता है। ये सूट उन्हें सुपर ह्यूमन पावर्स देता है। जब रेनो अपना सूट पहनता है तो सूट उसकी बॉडी को एनालाइज करता है और परफेक्टली फिट हो जाता है। काफ्का भी अपना सूट पहनता है, लेकिन उसके अंदर डर होता है कि वो बिना अपनी मॉन्स्टर पावर्स यूज किए इस टेस्ट को पास कर पाएगा। ऑपरेटर कोनोमी कैंडिडेट्स की अनलिस्ट कॉम्बैक्ट पावर मेजर करती है, जिससे पता चलता है कि रेनो सिर्फ 8% तक अपने सूट की पावर अनलॉक कर पाया है, जबकि टॉप स्टूडेंट्स 10% से ऊपर पहुंच चुके हैं। सोशिरो बताता है कि अगर सब प्रॉपर ट्रेनिंग करें तो 20% तक पहुंचना पॉसिबल है। फुरवाशी अपने रिजल्ट से थोड़ा डिसअपॉइंट होता है, लेकिन सोशिरो बाकी कैंडिडेट्स में टैलेंट देखकर इंटरेस्टेड लगता है, क्योंकि बिना किसी ट्रेनिंग के 10% अनलॉक करना सिर्फ टैलेंटेड कैंडिडेट्स ही कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा शौक तब लगता है जब कोनोमी रिवील करती है कि किकोरू ने अपने सूट की 46% पावर अनलॉक कर ली है। सब उसे डिफेंस फोर्स की हिस्ट्री का सबसे बड़ा टैलेंट मानने लगते हैं, क्योंकि उसका कॉम्बैक्ट पावर पहले से एक डिवीजन के लीडर के लेवल का है। रेनो थोड़ा उदास फील करता है, लेकिन सोशिरो उसे समझाता है कि अभी भी उसके पास टेस्ट पास करने का चांस है। दूसरी तरफ काफ्का परेशान हो रहा होता है और तभी कोनोमी उसकी अनलिस्ट कॉम्बैक्ट पावर रिवील करती है, जो सिर्फ 0% होती है। ये डिफेंस फोर्स की हिस्ट्री का लोएस्ट स्कोर होता है और सोशिरो उसका मजाक उड़ाता है, कहकर कि वो पक्का फेल हो जाएगा। काफ्का समझ नहीं पाता कि ये क्या हो रहा है। उसे लगता है कि उसके सूट में कोई दिक्कत है, लेकिन किकोरू उसे ध्यान से देख रही होती है और उसे पता होता है कि काफ्का अपनी असली पावर्स छुपा रहा है। वो सिर्फ इंतजार कर रही है कि कब वो उसे यूज करेगा। एग्जाम के खत्म होने से पहले सब फाइनल टेस्ट के लिए तैयार होते हैं। सोशिरो समझाता है कि उन एरिया में जितने भी काइजू हैं उनको मारना होगा और उनके एक्शंस को ड्रोन्स मॉनिटर करेंगे। वो ये भी बताता है कि सूट्स में शील्ड्स हैं जो एग्जामिनर्स तब एक्टिवेट करेंगे जब किसी कैंडिडेट की जान खतरे में होगी, लेकिन अगर शील्ड एक्टिवेट हो गई तो कैंडिडेट को तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। टेस्ट स्टार्ट होता है और किकोरू बिना किसी दिक्कत के एरिया में तेजी से कूदती है और अपने रास्ते में आने वाले सभी काइजू को गोली से उड़ा देती है। दूसरी तरफ काफ्का परेशानी में होता है और उसके लिए मूव करना भी मुश्किल हो रहा है। वो कंप्लेन करता है कि उसकी वेपन बहुत भारी है क्योंकि उसके सूट उसे कोई पावर नहीं दे रहा। रेनो सोचता है कि अगर वो दोनों इतने कमजोर हैं कि काइजू को हरा नहीं सकते तो क्या करें। इतना सोचते ही सोशिरो बताता है कि मीना उन सबको देख रही है, जिससे काफ्का को उससे की गई अपने पुराना वादा याद आता है। उसे ये भी याद आता है कि डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने का ये आखिरी मौका है, तो तय कर लेता है कि चाहे जो हो जाए वो हर हाल में सफलता पाएगा। उसे समझ आता है कि एरिया में ड्रोन्स इसलिए हैं क्योंकि एग्जामिनर्स देखना चाहते हैं कि कैंडिडेट्स कैसे टफ सिचुएशंस को हैंडल करते हैं। ये देखकर रेनो रियलाइज करता है कि उन्हें काइजू को खुद मारने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो टीम वर्क से उन्हें मार सकते हैं। वो दोनों फैसला करते हैं कि बिना काइजू को अकेले मारे वो खुद भी अपनी मदद दे सकते हैं और दूसरे कैंडिडेट्स को सपोर्ट करने का प्लान बनाते हैं। तभी हारू और उसके ग्रुप को एक काइजू से लड़ते देखते हैं जो अपनी मजबूत आर्मर की वजह से उनके अटैक्स को झेल रहा होता है। काफ्का जानता है कि इस काइजू की कमजोरी क्या है, क्योंकि वो पहले इसका बॉडी डिस्पोज कर चुका है। वो एक बॉम्ब फेंकता है जो काइजू को स्टन कर देता है और सबको बताता है कि इस काइजू की सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है, तो जोरदार धमाके से उसके सेंसेस को ब्लॉक कर दिया है। वो हारू से कहता है कि काइजू के पेट पर अटैक करे। हारू उसकी बात मानता है और गोलियां काइजू के आर्मर को तोड़ देती हैं और वो एक्सप्लोजन के साथ
फट जाता है। हारू काफका को शुक्रिया कहता है और अगले काइजू ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। सोचता है कि वो बिना किसी पावर्स के इस एग्जाम को पास कर सकता है, लेकिन अचानक एक काइजू उस पे तेज अटैक करता है जो उसे दीवार से टकरा देता है। एग्जामिनर्स ये देखकर सोचते हैं कि काफका घायल हो चुका है और अब वो और नहीं लड़ सकता, इसलिए वो उसकी शील्ड एक्टिवेट करने का सोच रहे होते हैं। लेकिन काफका हार नहीं मानता क्योंकि उसे पता है कि मीना उसे देख रही है। जब काइजू उसको खाने ही वाला होता है तो एक जोर का धमाका होता है और काइजू के टुकड़े उड़ जाते हैं। किकोरू वहाँ आकर कह रही होती है कि वो अकेले पूरे एरिया को क्लियर कर सकती है और काफका को ग्राउंड पे पड़े रहने को कहकर उसे लूजर बुलाती है। सभी टॉप कैंडिडेट्स समझ जाते हैं कि किकोरू एग्जाम का सबसे बड़ा टारगेट को मारने जा रही है और अब असली कंपटीशन शुरू हो चुका है। टॉप कैंडिडेट्स ये देखकर तय करते हैं कि वो मेन टारगेट को किकोरू से पहले मारेंगे, लेकिन जल्दी उन्हें एहसास होता है कि वो उनसे ज्यादा ताकतवर है। ये उसकी अनलिस्ट कॉम्बैट पावर की वजह से है जो उसे सबसे अलग बनाती है। दूसरी तरफ काफका उठने की कोशिश करता है लेकिन उसका पैर टूट चुका होता है। सोशिरो उसे कॉल करके सजेस्ट करता है कि वो एग्जाम छोड़ दे क्योंकि वो ज्यादा चोट खा चुका है। काफका सोचने लगता है कि शायद ये सच में उसे क्विट करने का वक्त है क्योंकि उसके पास कोई टैलेंट नहीं है। वो ऑलमोस्ट हार मानने वाला होता है लेकिन फिर भी अपने सपने को छोड़ने से मना कर देता है। एग्जामिनर्स हैरान हो जाते हैं जब काफका धीरे धीरे अपने सूट की पावर अनलॉक करना शुरू करता है। वो वापस उठने में सफल हो जाता है और सोशिरो उसे लड़ाई कंटिन्यू करने की परमिशन दे देता है, लेकिन काफका को अब भी चलने में दिक्कत हो रही थी और उसे लगता है कि वो रेनो के लिए बोझ बन रहा है। मगर रेनो तय करता है कि वो उसके साथ ही रहेगा चाहे जो हो जाए। रेनो काफका को अपनी पीठ पर उठाकर ले जाता है और सोशिरो जो ये सब देख रहा होता है हंसने लगता है। वो किकोरू को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और रेनो काफका से कहता है कि वो अटैक संभाले। दूसरी तरफ किकोरू बिना किसी मदद के काइजू को अकेले ही मार रही होती है। उसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि कोई उसके साथ कॉम्पीट नहीं कर पाता। जब वो लास्ट टारगेट हांजू तक पहुंच जाती है तो एक ग्रेनेड फेंक कर उसे स्टन कर देती है और फिर किकोरू हांजू के दांतों के बीच जंप करती है और एक ही शॉट में उसका काम तमाम कर देती है। काइजू गिर जाता है और टेस्ट ऑफिशियली खत्म हो जाता है। ड्रोन्स वापस बुला लिए जाते हैं और काफका हैरान रह जाता है कि किकोरू ने इतनी जल्दी काइजू को हरा दिया। मीना किकोरू की पावर से इम्प्रेस्ड हो जाती है और सोशिरो ये देखकर नोट करता है कि टेस्ट इतना जल्दी कंप्लीट हो गया कि किसी और कैंडिडेट को लड़ने का मौका ही नहीं मिला। यहाँ पता चलता है कि किकोरू डायरेक्टर की बेटी है और उसे उम्मीद होती है कि उसके पिता को उस पर गर्व होगा। वो काफका का मजाक उड़ाने के लिए तैयार होती है, लेकिन तभी अचानक एक नया काइजू आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ काफका अपने रिजल्ट्स के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन जो काइजू किकोरू ने मारा था वो अचानक दोबारा उठ जाता है। किकोरू अपने चोटों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो हैरान रह जाती है जब काइजू बोलने लगता है। उसे शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन काइजू उससे पहले ही फायर कर देता है। एग्जामिनर्स उसकी चीख सुनते हैं और उसका सूट मेडिकल इमरजेंसी डिटेक्ट करता है। सोशिरो देखकर हैरान रह जाता है और उसके साथ साथ दूसरे एग्जामिनर भी उस काइजू को देखते हैं जो फिर से जिंदा हो गया। कोनोमी नोट करती है कि नए काइजू और भी ज्यादा पावरफुल हो गए हैं और हांजू का फोर्टिट्यूड अब 6.4 तक पहुंच गया है। सोशिरो सोचता है कि इसे हराने के लिए एक पूरा प्लेटून लगेगा और तभी मीना तुरंत ऑर्डर्स देती है। मीना सभी रिमोट शील्ड्स एक्टिवेट करने का ऑर्डर देती है और सोशिरो से कहती है कि उन्हें तुरंत निकलना होगा। एग्जाम के सभी कैंडिडेट्स को इवैक्यूएट करने का ऑर्डर दिया जाता है, लेकिन किकोरू सोचती है कि वो भाग नहीं सकती क्योंकि अगर हांजू को नहीं रोका गया तो वो कई लोगों को मार देगा। अपने सूट की मदद से वो अपनी चोटों को रोक लेती है और लड़ने के लिए तैयार होती है। सोचती है कि उसे परफेक्ट बनना होगा, लेकिन हांजू उस पर फिर से एक पावरफुल अटैक कर देता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि वो अपनी दोस्त राइसा के साथ है जो उसे टॉप स्कोर के लिए बधाई देती है, लेकिन तभी राइसा के फादर उसे लेने आ जाते हैं और किकोरू अकेली रह जाती है। तभी साबासा उसके पास आता है और कहता है उसका घर चलने का टाइम हो गया और उसे लगता है कि उसकी सक्सेस से खुश होंगे और किकोरू एक्साइटेड होती है, लेकिन जब वो घर पहुंचती है उसके पिता उसकी सक्सेस से बिल्कुल भी इम्प्रेस्ड नहीं होते। वो कहते हैं कि उसका टॉप पे होना एक आम बात होनी चाहिए। वो उसे समझाते हैं कि एक बार सक्सेस मिलने पर अगर कोई सेलिब्रेशन करे तो आगे जाके वो सफल नहीं हो पाता। वो उसके फ्यूचर और कंट्री के प्रोटेक्शन के लिए उसे परफेक्ट बनने को कहते हैं। किकोरू अपने फादर की बातें याद करती है और फिर से लड़ना शुरू करती है, लेकिन हांजू उस पर लगातार अटैक करता रहता है। वो दोबारा खड़े होने की कोशिश करती है, लेकिन तभी हांजू के सिर पर नए सींग उग जाते हैं। कोनोमी ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि काइजू ने अपने हॉर्न्स को रीजनरेट कर लिया है। वो तुरंत एक पावरफुल अटैक करने लगता है और सोशिरो सोचता है कि क्या वो वक्त पर वहाँ पहुँच पाएंगे। किकोरू महसूस करती है कि उसके लिए अंत है और अपने पिता से माफी मांगती है कि वो परफेक्ट
नहीं बन पाई। हांजू से खत्म करने के लिए अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक काफका वहाँ आ जाता है। वो किकोरू से कहता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है। किकोरू हैरान होती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, और तभी एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है, लेकिन हम देखते हैं कि काफका ने उस अटैक को ब्लॉक कर दिया है। वो सबके सामने अपने काइजू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और किकोरू से कहता है कि आगे का काम वो संभाल लेगा। दूसरी तरफ सभी लोग इवैक्यूएट हो रहे होते हैं और कागुरा एक फ्लेयर शूट करता है ताकि सबको रास्ता का पता चले। रेनो चिंतित होता है कि काफका ठीक है या नहीं। कुछ समय पहले उन्हें पता चला था कि हांजू दोबारा जिंदा हो गए हैं और किकोरू अकेले उससे लड़ रही है। उनका ऑर्डर था कि सब इवैक्यूएट करें, लेकिन काफका अचानक गायब हो जाता है। रेनो चिंतित होता है कि कहीं वो दोबारा ट्रांसफॉर्म होने का प्लान तो नहीं बना रहा। प्रेजेंट पे किकोरू अब भी समझ नहीं पा रही है कि ये सब क्या हो रहा है। काफका उसे अपनी सच्चाई छुपाने के लिए कहता है। हांजू दोबारा एक और अटैक करता है, लेकिन काफका बस एक जोर से थप्पड़ मारकर उसे हटा देता है। वो किकोरू से कहता है कि वो सब कुछ उसे फाइट के बाद बताएगा। जैसे एक्सप्लोजन होता है, कोनामी काफका की एनर्जी डिटेक्ट कर लेती है, लेकिन कैमरास ऑलरेडी नॉकआउट हो चुके होते हैं। वो नोट करती है कि काफका का फॉर्टिट्यूड रेटिंग 9.8 है, पर सोशिरो इसे मानने से मना कर देता है। सोचता है कि एक्सप्लोजन की वजह से मेजरमेंट सिस्टम खराब हो गया होगा, क्योंकि 9.8 रेटिंग का मतलब होता है कि वो अभी तक का सबसे पावरफुल काइजू है। काफका समझ जाता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए वो एक ही पंच में सब कुछ खत्म करने का फैसला करता है। वो हांजू के साथ टकराता है और उसे पूरे तरह से चकनाचूर कर देता है। किकोरू हैरान रह जाती है कि ये आदमी आखिर है कौन। तभी काफका अचानक उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन उसके पीछे छुपे काइजू को मार देता है। वो किकोरू को डांटता है कि उसे अपने आप को इतने खतरे में नहीं डालना चाहिए। इतने में रेनो भी वहाँ आ जाता है और काफका पर चिल्लाने लगता है कि उसे ट्रांसफॉर्म नहीं होना चाहिए था। दोनों बीच सड़क पर लड़ने लगते हैं, लेकिन तभी किकोरू बेहोश हो जाती है। सोशिरो और मीना सीन पर पहुंचते हैं और वो हैरान होते हैं कि यहाँ आखिरकार क्या हुआ है। उन्हें रिपोर्ट मिलती है कि काफका और बाकी सब शेल्टर तक सुरक्षित पहुंच गए हैं, लेकिन सोशिरो को यकीन नहीं होता कि सिर्फ किकोरू इतनी ताकतवर हो सकती है कि ये सब संभाल सके। उसे 3 महीने पहले वाले इंसिडेंट की याद आती है और वो सोचने लगता है कि कहीं ये दोनों इंसिडेंट्स कनेक्टेड तो नहीं है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में काफका और रेनो बैठे होते हैं। रेनो देखता है कि किकोरू की तबीयत अब ठीक हो रही है और वो बेस्ट ट्रीटमेंट ले रही है। काफका यहाँ बैठकर सब कुछ सोच रहा होता है कि आगे क्या होने वाला है। जैसे ही काफका को पता चलता है कि किकोरू को बेस्ट ट्रीटमेंट मिल रहा है, वो थोड़ा जेलस फील करता है। तभी मीना उन्हें देखने आती है और काफका और रेनो को शुक्रिया कहती है, उन्होंने किकोरू की जान बचाई। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। काफका उसे आवाज देना चाहता है, लेकिन सोचता है कि वो तब तक वेट करेगा जब तक वो एक ऑफिसर नहीं बन जाता। दूसरी तरफ किकोरू होश में आती है और सोशिरो से मिलने आता है। उसे बताता है कि सब लोग सुरक्षित हैं और हांजू को संभालने के लिए उसको शुक्रिया कहता है। लेकिन किकोरू काफका की मदद को याद करती है और फैसला लेती है कि उसका राज किसी को नहीं बताएगी। इस इंसिडेंट की खबर न्यूज पर दिखाई जाती है। एक इंसान वाला काइजू हैरान होता है कि इस बार कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ। तभी उसे एक कॉल आता है जो कहता है कि उसका ब्रेक खत्म हो गया है। फिर हम देखते हैं कि वो काइजू एक आदमी में बदल जाता है और टॉयलेट से बाहर निकलता है। पता चलता है कि वो सफाई टीम का नया मेंबर है। इधर काफका हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है और वापस अपनी जॉब पर लौटता है, लेकिन वो टेंशन में होता है कि पता नहीं उसका एग्जाम क्लियर हुआ या नहीं। वो अपनी खराब परफॉर्मेंस के लिए रेनो को दोष देने लगता है, लेकिन तभी उनका बॉस वहाँ आता है और कहता है कि दोनों के लिए एक एक लेटर आया है। काफका डर डर कर अपना लेटर खोलता है जो उसके एग्जाम के रिजल्ट्स हैं। दूसरी तरफ हॉल में सारे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स इकट्ठा हो चुके होते हैं, लेकिन सबको लगता है कि काफका वहाँ नहीं है। सब सोचने लगते हैं कि शायद वो एग्जाम में फेल हो गया। तब किकोरू वहाँ आती है और हमें पता चलता है कि उसने टॉप स्कोर हासिल किया है, इसलिए वो ओथ हैंडल करेगी। फुरुहाशी रेनो से काफका के बारे में पूछता है और वो जवाब देने ही वाला होता है कि तभी सेरेमनी शुरू हो जाती है। जैसे ही मीना हॉल में एंटर करती है, किकोरू को क्लास की तरफ से बोलने के लिए कहा जाता है और मीना अनाउंस करती है कि 27 कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुए हैं जो अब डिफेंस फोर्स के ऑफिसर्स माने जाएंगे। किकोरू वादा करती है कि वो अपनी पूरी ड्यूटी ईमानदारी से निभाएगी। मीना उसको शुक्रिया कहती है सबको एग्जाम के दौरान बचाने के लिए, लेकिन किकोरू को पता है कि असल में काफका ने सबको बचाया था। वो सोचती है कि काफका को भी पास होना चाहिए था। उसे काफका की पावर्स के बारे में जानना है, इसलिए वो उससे फिर से देखना चाहती है। तभी अचानक काफका वहाँ आ जाता है जो सबको सरप्राइज कर देता है। फिर हमें पता चलता है कि डिस्कशन के दौरान ऑफिशियल्स ने काफका के रिजल्ट्स डिस्कस किए थे
उनका मानना था कि उसमें कोई पोटेंशियल नहीं है, इसलिए उसे फेल कर देना चाहिए। लेकिन शोशिरो ने डिसाइड किया कि वो उसे अपने प्लेटून में एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि काफ्का ने एक्चुअल कॉम्बैट के दौरान दूसरे कैंडिडेट्स की मदद की थी। एक्चुअल कॉम्बैट का मतलब होता है कि असली लड़ाई या बैटलफील्ड पर होने वाला एक्शन। काफ्का एक्सप्लेन करता है कि वो सेरेमनी में इंक्लूड नहीं है, क्योंकि उसको पार्ट टाइम ऑफिसर के रूप में सिलेक्ट किया गया है। लेकिन किकोरो खुश होती है कि वो डिफेंस फोर्स का हिस्सा बन पाया। मीना भी खुश है कि सबने डिफेंस फोर्स को ज्वाइन कर लिया है, लेकिन वो समझाती है कि काइजू दिन ब दिन और ज़्यादा पावरफुल हो रहे हैं, इसलिए वो वार्न करती है कि उनके मिशंस बहुत डेंजरस होने वाले हैं। उसे यकीन है कि आने वाली फाइट बहुत खतरनाक होने वाली है, लेकिन वो प्रॉमिस करती है कि जितना हो सके उनकी मदद करेगी और उनसे कहती है कि उस पर भरोसा रखें। काफ्का बोलता है कि वो उसके साथ खड़ा होगा, लेकिन सब लोग उसके बिहेवियर से शॉक्ड हो जाते हैं, सोच रहे होते हैं कि वो पागल हो गया है। मीना उसे इंसल्ट बोलती है और पनिशमेंट देती है 100 पुशअप्स करने के लिए। सोशिरो हंसता है और मीना से कहता है कि थोड़ा आराम से, लेकिन वो बिना कुछ बोले चली जाती है। जाते वक्त सोशिरो नोट करता है कि वो स्माइल कर रही थी। जब काफ्का पुशअप्स करना स्टार्ट करता है, सोशिरो को शक होता है कि उसका कनेक्शन काइजू से है, जो 9.8 रेटिंग का डिटेक्ट हुआ था, क्योंकि उस टाइम काफ्का के वाइटल्स डिसअपियर हो गए थे। सोशिरो सोचता है कि वो कुछ छुपा रहा है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि काफ्का पर नजर रखेगा और फिर वो मुश्किल से 100 पुशअप्स पूरे कर पाता है और सब सेलिब्रेट करने लगते हैं। लेकिन तभी किकोरू के बीच में आके कहती है कि उसे काफ्का से बात करनी है और दोनों एक लंच पर जाते हैं, जब काफ्का किकोरू को बताता है कि उसके पास पावर्स कहाँ से आई। ये सुन के वो यकीन नहीं कर पाती कि ऐसा पॉसिबल है। काफ्का सोचता है कि उसे डिफेंस फोर्स को ये सब बता देना चाहिए, शायद वो उसे ठीक कर सके, लेकिन किकोरू उसे रोकती है और कहती है कि ये बहुत बुरा आइडिया होगा, क्योंकि डिफेंस फोर्स उसके शरीर पर एक्सपेरिमेंट्स करेगा जब तक वो मर नहीं जाता। वो कहती है कि उसका इस्तेमाल स्पेशल वेपन्स बनाने के लिए किया जाएगा। काफ्का उसे रिक्वेस्ट करता है कि उसकी पावर्स का राज रखे और किकोरू एग्री करती है। वो उसे याद दिलाती है कि उसने उसकी जान बचाई थी, लेकिन साथ ये प्रॉमिस करती है कि अगर काफ्का कभी कंट्रोल से बाहर गया तो वो उसे मार देगी। दूसरी तरफ रेनो एक ट्रेनिंग सेशन के बीच में होता है, जिसमें वो टारगेट्स को शॉट से हिट करता है। एक आवाज अनाउंस करती है कि उसने एक्सरसाइज 2 मिनट में कंप्लीट कर ली है और उसका कॉम्बैट पावर 18% तक पहुंच गया है। सब लोग उसकी प्रोग्रेस देखकर इम्प्रेस्ड होते हैं। फुराशी भी रेनो के पेस को मैच करना चाहता है, इसलिए वो भी फुल पावर से एक्सरसाइज करता है। वो रेनो के टाइम को बीट कर देता है और आवाज अनाउंस करती है कि उसकी अनलिस्ट कॉम्बैट पावर 20% तक पहुंच गई है। फुराशी रेनो से कहता है कि ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत हो, लेकिन तभी दोनों देखते हैं कि किकोरू अपना टेस्ट कंप्लीट कर चुकी है और आवाज अनाउंस करती है कि उसने टारगेट्स सिर्फ 1 मिनट में डिस्ट्रॉय कर दिए हैं और उसका कॉम्बैट पावर 55% है। वो दोनों को टॉन्ट करती है और कहती है कि वो इनसे बेटर है। हारू सोचता है कि वो कभी उससे हरा नहीं पाएगा, लेकिन कागुरा उसे कहता है कि वो पीछे छूट रहा है। तब हारू को रियलाइज होता है कि कागुरा उसके अनलिस्ट कॉम्बैट पावर क्रॉस कर चुका है। फिर हम काफ्का को देखते हैं, जिसने सारे टारगेट्स डिस्ट्रॉय तो कर दिए, लेकिन 6 मिनट में उसका कॉम्बैट पावर सिर्फ 1% है। फिर भी वो सेलिब्रेट करता है और टोरू से कहता है कि अब वो 0% नहीं है, लेकिन सोशिरो उसकी इंसल्ट करता है और उसे वार्न करता है कि अगर ऐसा ही रहा तो उसे 3 महीने में निकाल दिया जाएगा। सोशिरो सबको बाउंड्री के पास रनिंग करने का ऑर्डर देता है। कोनोमी नोट करती है कि सब एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं, इसलिए उसका मानना है कि सब इम्प्रूव करेंगे। ट्रेनिंग के बाद सब नहा रहे होते हैं और काफ्का पूरा थका हुआ होता है। फुरुहाशी अपनी मसल्स का शो ऑफ करता है, लेकिन रेनो सोचता है कि वो एवरेज दिख रहा है। फुरुहाशी इसे नहीं मानता और दोनों लड़ने लगते हैं। काफ्का कहता है कि उसकी मसल्स इनसे बड़ी है, लेकिन तभी वो अपनी सांस लूज कर देता है और उसका पेट बाहर आ जाता है, जिस पर फुरुहाशी जोर से हंसता है। तभी कागुरा भी उनके साथ आ जाता है और दोनों देखते हैं कि कागुरा की मसल्स कुछ ज्यादा ही अच्छी है। ये देख के दोनों पानी में छुप जाते हैं, रियलाइज करते हैं कि उसके सामने कुछ भी नहीं है। सीन शिफ्ट होता है किकोरू की तरफ, जो मीना को लॉन्ड्री एरिया में देखती है। वो सोचती है कि मीना बहुत अमेजिंग लग रही है और ये भी सोचती है कि उसका कॉम्बैट पावर इतना हाई क्यों है, इसलिए वो मीना से उसकी ट्रेनिंग के बारे में पूछती है। मीना उसे अपने पास आने को कहती है और बोलती है कि वो उसको बेसिक्स सिखाएगी। वापस सीन काफ्का के पास आता है, जो सुनता है कि बाकी लोग मीना के बारे में बात कर रहे हैं। सब कह रहे होते हैं कि मीना ने उनको डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने के लिए इंस्पायर किया। रेनो बोलता है कि मीना एक सुपर हीरो जैसी लगती है, लेकिन काफ्का उनसे कहता है कि वो उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है। ये सुन के सब सरप्राइज हो जाते हैं और उससे उसकी स्टोरी शेयर करने को कहते हैं। उसके बाद वो सब अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू रहते हैं, जिसमें काफ्का फिर से स्ट्रगल कर रहा होता है और बाकी सबको फॉलो करना मुश्किल हो रहा होता है। एक शाम काफ्का लेट
तक जाग रहा होता है, सोच रहा होता है कि उसे और ज्यादा पढ़ाई करनी होगी। तभी सोशिरो उसके पास आता है और उसे सोने के लिए कहता है, लेकिन काफका उसे बताता है कि वो यहाँ से निकलना नहीं चाहता। सोशिरो को पता चल जाता है कि काफका ये सब मीना के लिए कर रहा है, क्योंकि उसने उनको पहले बात करते हुए सुना था। काफका एक्सेप्ट करता है कि उससे मीना के साथ मिलकर लड़ने का प्रॉमिस किया था, लेकिन तभी सोशिरो उसे बताता है कि वो वाइस कैप्टन है, तो अगर काफका अपने गोल अचीव करना चाहता है तो उसको उसकी जगह लेनी होगी। फिर सोशिरो उसे कहता है कि वो कभी वाइस कैप्टन नहीं बन पाएगा और वार्न करता है कि ज्यादा किसी से अटैच्ड मत हो, क्योंकि मिशंस के दौरान उनकी मौत हो सकती है। तभी अलार्म बजता है और सब रियलाइज करते हैं कि काइजू आ गया है। सब मिशंस के लिए तैयार होने लगते हैं और सोशिरो काफका से कहता है कि ये उसका पहला मिशन होगा। दूसरी तरफ सिविलियंस को इवैक्यूएट किया जा रहा है जब एक हांजू सिटी के बीच में दिखाई देता है जो छोटे काइजू से घिरा हुआ होता है। डिफेंस फोर्स चाहता है कि एरिया में ज्यादा डैमेज ना हो, इसलिए उनका प्लान होता है कि वो हांजू को सेंट्रल सेक्टर में डिफीट करेंगे। मीना कहती है कि वो इसे दूर से ही खत्म कर देगी और सबको गुड लक विश करती है। ऑफिसर्स सिटी की तरफ जाते हैं और सोशिरो अनाउंस करता है कि काइजू हंट शुरू होने वाला है। कि कोरो अभी भी यकीन नहीं कर पा रही होती है कि काफका असल में काइजू नंबर 8 है, लेकिन वो उसकी पावर्स अनलीश होते हुए देखना चाहती है। जापान ग्राउंड फोर्स अपनी आर्टिलरी फायर करने के लिए प्रिपेयर कर रही होती है। जब सोशिरो का प्लेटून हांजू को देखता है तो सबको बताता है कि मीना इसे हैंडल करेगी और उनको सिर्फ छोटे काइजू को मारने पर फोकस करना है जिन्हें वो बड़ा हांजू स्पॉन कर रहा है। ये काइजू एरिया से निकल भी सकता है, इसलिए उनको रोकना जरूरी है। सोशिरो सबको बैटल के लिए प्रिपेयर होने को कहता है और सब लोग फुल एनर्जी के साथ तैयार हो जाते हैं। सोशिरो ने मजाक में कहता है कि मजे लो। काफका जानता है कि उसे प्रूव करना होगा कि वो डिफेंस फोर्स में रहने के लायक है, क्योंकि अगर उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो उसे निकाल दिया जाएगा। फिर भी वो रेनो से कहता है कि वो मिशन के लिए एक्साइटेड है। जैसे ही काइजू का एक ग्रुप सामने आता है सब लोग उन पे अटैक करते हैं, लेकिन काफका धीरे धीरे बिल्डिंग से नीचे उतरता है। इतने में एक हेलीकॉप्टर आता है और पता चलता है कि मीना अपनी पोजीशन तक पहुंच चुकी है। कोनोमी ग्राउंड फोर्स को ऑर्डर देती है कि हांजू को सेंट्रल सेक्टर की तरफ ले जाएं, इसलिए वो लोग उस पर फायर करना शुरू कर देते हैं और उस पर कई रॉकेट्स लॉन्च करते हैं, लेकिन हांजू पर इसका कोई असर नहीं होता और वो आगे बढ़ने लगता है। सोशिरो ने रिक्रूट से कहता है कि ये उनके लिए अपनी कैपेबिलिटीज दिखाने का वक्त है। काफका अपने सूट की पावर अनलीश करने की कोशिश करता है, लेकिन एक काइजू उसको जोर से उड़ा देता है। कि कोरो उसे समझाती है कि उसे पीछे हटना चाहिए, क्योंकि अभी भी उसका कॉम्बैट पावर सिर्फ 1% है। एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स नए लोगों को देखकर उन्हें नीचे दिखाते हैं और उनसे कहते हैं कि वो उनके काम में रुकावट ना बने। वो ये भी मजाक में बोलते हैं कि किसी को भी उनकी मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन तभी किकोरू एक्शन में आती है और काइजू पर फायर करना शुरू कर देती है और उनके टुकड़े टुकड़े कर देती है। उसकी कॉम्बैट स्किल्स देखकर उसके सीनियर्स हैरान रह जाते हैं। दूसरी तरफ फुरुहाशी एक्शन में होता है और रेनो से कहता है कि उसके साथ टीम बनाकर रहे, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि रेनो ने एक काइजू को अकेले ही मार दिया है। वो सोचता है कि रेनो ने ऐसा कैसा किया, तो रेनो एक्सप्लेन करता है कि वो फ्रीजिंग राउंड्स यूज कर रहा है। वो कहता है कि उसके फाइटिंग स्टाइल के लिए परफेक्ट है, क्योंकि इससे वो एनिमी को स्लो डाउन कर सकता है जब तक उसके साथ लड़ रहा होता है। सीनियर्स नए रिक्रूट से इम्प्रेस होते हैं, क्योंकि अपने दम पर काइजू को मार रहे होते हैं। प्लेटून लीडर नैनो भी ये बात मानता है कि इस बैच में काफ़ी टैलेंटेड मेंबर्स हैं। कागुरा और हारू एक दूसरे के अगेंस्ट कॉम्पीट करते हैं, देखना चाहते हैं कि कौन ज़्यादा काइजू को मारेगा। एन ये नोट करती है कि दोनों एकदम अपोजिट हैं, लेकिन फिर भी दोनों अट्रैक्टिव लग रहे हैं। वो रुकीज को अमेजिंग मानता है, क्योंकि वो सीनियर से भी बेहतर परफॉर्म कर रहे होते हैं। कोनोमी रिपोर्ट करती है कि रेनो और फुरुहाशी फोर फ्रंट पर है, लेकिन काफका रियलाइज करता है कि वो बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। वो सोचता है कि उसे कैसे हेल्प करनी चाहिए। तभी उसकी नज़र एक मरे हुए काइजू पर पड़ती है और वो सोचता है कि शायद उसके पास एक मौका हो सकता है। वो सोचता है कि शायद वो इसका वीक स्पॉट ढूंढ सके, इसलिए वो उसको चेक करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे उसे रियलाइज होता है कि काइजू का कोर वहाँ नहीं है जहाँ होना चाहिए था, बल्कि वो उसकी गर्दन के बेस पर होता है। वो तुरंत ये रिपोर्ट सोशिरो को देता है और ऑफिसर्स को एडवाइस करता है कि उन्हें काइजू को साइड से हिट करना चाहिए। इसके अलावा वो नोटिस करता है कि काइजू के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी हैं, जिससे पता चलता है कि अगर ये ऑर्गन्स डिस्ट्रॉय हो गए तो नए काइजू स्पॉन हो सकते हैं। ये सुनकर सोशिरो उसको शुक्रिया कहता है और कोनोमी इन्फॉर्मेशन सबको बता देती है। काफका खुश होता है कि उसने डिफेंस फोर्स की मदद की और सोचता है कि शायद अब वो मीना के साथ मिलकर लड़ने का अपना सपना पूरा कर सकता है। लेकिन तभी एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। ग्राउंड फोर्स अब भी हांजू पर प्रेशर बना रही होती है, लेकिन वो पहले से वो सेंट्रल सेक्टर तक पहुंच चुका होता है, इसलिए उन्हें वहां से पीछे हटने का फैसला लेना पड़ता है। डिफेंस फोर्स
उसके पैरों पर फायर करती है ताकि उसे आगे बढ़ने से रोक सके। तभी मीना अपना एम सेट करती है और अपनी रेल गन चार्ज करती है। उसके अनलिस्ड कॉम्बैट पावर 96% तक बढ़ जाती है। सोशिरो काफका से कहता है कि ध्यान से देखो और तभी मीना अपना वेपन फायर करती है जो हांजू के शरीर में एक बड़ा होल बना देता है। काफका अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता कि मीना कितनी पावरफुल है। सोशिरो से कहता है कि अभी वो मीना के लेवल के आसपास भी नहीं है। मीना एक और राउंड फायर करती है जो हांजू के सर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है और वो जमीन पर गिर जाता है। लेकिन मीना यही नहीं रुकती, वो अपने वेपन से लगातार फायर करती रहती है। कोनोमी उसे बताती है कि हांजू मर चुका है, लेकिन मीना को कोई फर्क नहीं पड़ता और उसका पूरा शरीर डिस्ट्रॉय कर देती है। काफका सोचता है कि वो सच में कमाल की है। तभी सोशिरो उससे पूछता है कि क्या उसने अपने सपने को छोड़ दिया है। वो काफका से कहता है कि वो कभी मीना के लेवल तक नहीं पहुंच सकता। काफका सोशिरो से पूछता है कि क्या वो मीना की स्ट्रेंथ मैच कर सकता है, लेकिन सोशिरो रिवील करता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो छोटे काइजू से लड़ने में एक्सपर्ट है। तभी अचानक एक काइजू सोशिरो के पीछे आ जाता है, लेकिन वो बिना किसी देरी के उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। काफका हैरान रह जाता है कि सोशिरो कितना फास्ट है क्योंकि उसने तो उसकी मूवमेंट्स को देखा तक नहीं। सोशिरो समझाता है कि वो तलवार चलाने में एक्सपर्ट है। वो बताता है कि कैप्टन और वाइस कैप्टन डिफेंस फोर्स के सबसे पावरफुल मेंबर्स होते हैं, इसलिए उन्हें स्पेशल वेपन्स दिए जाते हैं जो उनके फाइटिंग स्टाइल्स के हिसाब से होते हैं। मीना रिपोर्ट करती है कि हांजू मर चुका है, लेकिन तभी बहुत सारे काइजू आ जाते हैं और पूरा शहर उनसे भर जाता है। सोशिरो सबको ऑर्डर देता है कि उन सबको मार दे, लेकिन कोनोमी बताती है कि सारे नए ऑफिसर्स थक चुके हैं, इसलिए उनका कॉम्बैट पावर गिर रहा है। सोशिरो जानता है कि एक बहुत बड़ा मुश्किल मिशन है, लेकिन फिर भी वो रुकीज से इम्प्रेस्ड है कि उन्होंने अब तक इतना अच्छा परफॉर्म किया है, इसलिए वो सोचता है कि शायद उन्हें नेक्स्ट लेवल तक ले जाने का समय आ गया है। हमें ये भी पता चलता है कि ज्यादातर ऑफिसर्स अपना करियर अनलिस्ड कॉम्बैट पावर के 20% पर रिटायर करते हैं और जो लोग इससे आगे जा सकते हैं वही कैप्टन्स बनते हैं। सोशिरो जानता है कि किकोरू पहले से उस लेवल तक पहुंच चुकी है, लेकिन उसकी नजर एक और कैंडिडेट पर पड़ती है। वो सोचता है कि शायद रेनो भी उस लेवल तक पहुंच सकता है। दूसरी तरफ फुरवाशी हैरान है कि वो रेनो से पीछे कैसे रह रहा है, जबकि उसने कॉलेज के दौरान 5 साल तक ट्रेनिंग की थी। तब एक रिपोर्ट आती है कि काइजू उनके सेक्टर में घुस गया है, तो टीम उसे चेक करने जाती है। वहाँ उन्हें एक अजीब आदमी दिखाई देता है जो एक काइजू क्लीनर वर्कर के कपड़ों में होता है। फुरवाशी उसे वहाँ से जाने को कहता है, लेकिन वो आदमी रिवील करता है कि उसने काइजू के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लगाए थे। वो हैरान होता है कि डिफेंस फोर्स को ये बात कैसे पता चली। इसी बीच एक क्लीनिंग स्क्वाड इस पूरे इंसिडेंट को देख रही होती है। उनका बॉस अपनी टीम से नए मेंबर के बारे में पूछता है और तभी उन्हें रियलाइज होता है कि वो गायब हो चुका है, इसलिए वो उसे ढूंढने का फैसला करते हैं। तभी वो आदमी अचानक फुरवाशी पर अटैक करता है और उसके सीने में एक बड़ा सा छेद कर देता है, लेकिन वो आदमी नोटिस करता है कि उसका हार्ट मिस हो गया है। वो सोचता है कि उसके अभी वाले शरीर में उसका निशाना ठीक से लग नहीं रहा है। तभी वो अपनी असली शक्ल दिखाता है और सबको समझ आता है कि ये वही काइजू है जिसने पहले किकोरू को मारा था। रेनो तुरंत मदद बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि उसका कम्युनिकेटर काम नहीं कर रहा है। काइजू रिवील करता है कि ये उसका डोमेन है जो बाहर की दुनिया से पूरी तरह से छुपा हुआ है। वो बताता है कि ये लोग अपने दोस्तों से कांटेक्ट नहीं कर सकेंगे। फिर वो रेनो पर अटैक करता है और उसके पैर पर जोर से अटैक करता है, लेकिन वो हैरान होता है कि उसका अटैक ठीक से लग नहीं रहा। तभी उसे रियलाइज होता है कि रेनो उसकी मूवमेंट्स प्रेडिक्ट कर सकता है। हमें पता चलता है कि पहले किकोरू ने रेनो को वार्निंग दी थी, बताया था कि वो काइजू के उंगलियों पर ध्यान दे क्योंकि जब भी वो अटैक करता है उसकी उंगलियां मूव करती हैं। तभी काइजू एक और अटैक करता है, लेकिन रेनो उसे डॉच कर लेता है और तुरंत काइजू पर फायर करता है। हमें पता चलता है कि जब वो छोटा था तब मीना ने उसकी जान बचाई थी और तभी से उसका सपना था कि वो मीना की तरह स्ट्रांग बने, लेकिन अब उसे ये लगता है कि वो रेनो से भी कमजोर है जो बिना किसी रुकावट के उसे क्रॉस कर चुका है। रेनो काइजू पे अटैक करता है, लेकिन तभी काइजू अचानक उसके सामने आकर उसे खत्म करने का प्लान बनाता है, पर तभी फुरवाशी टाइम पर आकर रेनो की जान बचा लेता है। फुरवाशी अंदर से बेकार महसूस करता है क्योंकि उसे लगता है कि उसे हमेशा कोई ना कोई बचाता रहता है। वो रेनो से कहता है कि उसे बचाने की कोई जरूरत नहीं है। रेनो से पूछता है कि अगर ऐसा है तो फिर वो भाग क्यों नहीं जाता। तभी काइजू रिवील करता है कि वो बिना उसकी परमिशन के कोई भी इस डोमेन से भाग नहीं सकता। ये सुनकर फुरवाशी डिसाइड करता है कि वो रेनो के साथ मिलकर लड़ेगा। वो कहता है कि वो एक ओपनिंग क्रिएट करने की कोशिश करेगा ताकि रेनो अटैक कर सके। रेनो तुरंत
चार्ज करता है और फुरुहाशी एक कंडक्टर राउंड का इस्तेमाल करके काइजू को स्टन कर देता है। इसका फायदा उठाकर रेनो अपना मैक्सिमम कॉम्बैट पावर अनलीश करता है और गॉड से प्रेयर करता है कि सिर्फ इस पल के लिए उसे मीना और सोशिरो से भी ज्यादा ताकत दे दे ताकि वो उसे हरा सके। फिर वो काइजू पर फायर करता है, लेकिन काइजू एक लाशों की दीवार बनाकर अपने आप को बचा लेता है और एक तेज काउंटर अटैक लॉन्च करता है जो सीधा रेनो को लगता है। काइजू रेनो पर लगातार अटैक करता है और उसे बार बार हिट करता है। दूसरी तरफ जीरो को एक रिपोर्ट रिसीव होती है जिससे पता चलता है कि उनका रेनो और फुरुहाशी से कांटेक्ट टूट गया है। ये सुनकर काफका रियलाइज करता है कि वो दोनों मुसीबत में हैं। तभी उसकी नजर एक काइजू की लाश पर पड़ती है जिसमें कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है। उस समय किकोरो भी उसके पास आती है और उसे बताती है कि वो मिस्टीरियस काइजू इसी एरिया में है। रेनो जमीन पर गिर जाता है और फुरुहाशी उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन काइजू उसे भी गिरा देता है। फिर वो रेनो पर लगातार अटैक करने लगता है। फुरुहाशी अपने राइफल तक पहुंचने की कोशिश करता है, सोचता है कि रेनो के अंदर एक कैप्टन बनने तक का टैलेंट है और वो नहीं चाहता कि रेनो की मौत हो जाए, इसलिए अपनी जान दांव पर लगाने के लिए तैयार होता है। लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि उसकी राइफल टूट चुकी है और काइजू उसे खत्म करने वाला होता है। और तभी अचानक काफका वहां पहुंचता है और एक जोर का पंच मारकर काइजू का सिर उड़ा देता है। रेनो खुद को कमजोर महसूस करता है क्योंकि काफका को उसे बचाने के लिए ट्रांसफॉर्म होना पड़ा। वो रिवील करता है कि उसने अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश सिर्फ इस वजह से की थी ताकि ऐसी सिचुएशन दोबारा न आए। तभी काइजू वापस उठता है और काफका रेनो से कहता है कि अब वो रेस्ट करे क्योंकि अब उसका सामना वो खुद करेगा। काइजू काफका से पूछता है कि वो रेनो को क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है। कहता है कि काफका दूसरे काइजू से ज्यादा पावरफुल है, इसलिए उसका बॉडी इस्तेमाल करना चाहता है। तभी अचानक काइजू का अटैक करता है और वो सीधा काफका को लगता है, लेकिन काइजू रियलाइज करता है कि काफका काफी स्ट्रांग है, इसलिए पूरी ताकत के साथ काफका पर अटैक करने की तैयारी करता है। रेनो काफका से कहता है कि उसे वहां से भाग जाना चाहिए, पर तभी काइजू कई सारे अटैक कर देता है, लेकिन काफका जबरदस्त चीख निकालता है और अपने आसपास एक बैरियर बनाकर अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है। फिर वो काइजू पर बिजली की स्पीड से अटैक करना शुरू कर देता है। काइजू अपने प्रोटेक्शन के लिए दूसरे काइजू की दीवार का यूज करता है, पर काफका उसे चीर देता है और अपने अटैक्स कंटिन्यू रखता है। वो काइजू के डिफेंस को तोड़ना चालू रखता है। काइजू समझ जाता है कि उसका यहाँ टिकना नामुमकिन है, इसलिए वो भागने की कोशिश करता है, पर काफका एक पावरफुल पंच मारकर उसे दूर उड़ा देता है। इस अटैक के बाद काइजू का कोर एक्सपोज हो जाता है और काफका उसे खत्म करने वाला होता है, पर तभी दो ऑफिसर्स उसे देख लेते हैं। वो तुरंत रिपोर्ट करते हैं कि उन्होंने काइजू नंबर 8 को देख लिया है। दूसरी तरफ किकोरू काइजू से लड़ रही होती है, पर थकान की वजह से उसे दिक्कत हो रही होती है। फिर वो काइजू को आधा काट देती है, लेकिन उसके दिमाग में काफका का ख्याल आता है। सोचती है कि वो अब तक कहाँ है। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि किकोरू पहले काफका के साथ थी और काफका ने उसे कहा कि वो इंसान वाले काइजू को महसूस कर सकता है, इसलिए उसने रेनो को बचाने के लिए अपने काइजू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लिया और किकोरू से कहा था कि जब तक वो वापस आए तब तक सब कुछ संभालना उसका काम है। लेकिन तभी ऑफिसर्स की रिपोर्ट आती है कि काइजू नंबर 8 को देख लिया गया है। इसे सुनते ही किकोरू को चिंता होती है और समझ जाती है कि उस काफका मुसीबत में है। दूसरी तरफ सोशिरो ऑर्डर देता है कि उसे तुरंत न्यूट्रलाइज किया जाए। वहीं काइजू रिकवर करता है और किसी तरह भाग जाता है। उसका डोमेन अब बर्बाद हो चुका है, लेकिन अब उसे काफका की फाइटिंग स्टाइल समझ आ गई है। वो सोचता है कि अगली बार वो काफका को हरा देगा। भागने से पहले वो ऑफिसर्स को मारने की कोशिश करता है, लेकिन काफका उन्हें बचा लेता है। काइजू उसे कहता है कि वो दोनों फिर मिलेंगे और फिर वो गायब हो जाता है। काफका डिफेंस फोर्स से बचने के लिए एक गली में छुप जाता है, लेकिन तभी सोशिरो उसे ढूंढ लेता है। वो तुरंत रिपोर्ट करता है कि उसने काइजू नंबर 8 को पकड़ लिया है। फिर वो काफका पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर काफका किसी तरह उस अटैक से बच जाता है। उसे रियलाइज होता है कि वो मुश्किल से ही सोशिरो के अटैक से बच पाया है। सोशिरो भी समझ जाता है कि काफका एक पावरफुल अपोनेंट है, इसलिए अपनी लिमिट हटा देता है और अपनी अनलीस्ड कॉम्बैट पावर 92% तक बढ़ा लेता है। अब वो अपनी पूरी ताकत से लड़ने के लिए तैयार होता है। काफका चिंता करता है कि कहीं वो सोशिरो को चोट ना पहुंचा दे, पर तभी सोशिरो बिजली की स्पीड से आगे बढ़ता है और काफका को एक तेज अटैक से इंजर्ड कर देता है। काफका उसके अटैक से बच ही नहीं पा रहा था और उसे समझ आ जाता है कि सोशिरो एक बिल्कुल अलग लेवल पर है। काफका का एक हाथ कट जाता है और उसका कोर दिखने लगता है, लेकिन वो तुरंत अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। वो महसूस करता है कि रीजनरेशन उसके स्टेमिना को बहुत तेजी से खत्म कर रहा है, इसलिए वो ज्यादा अटैक नहीं सह सकता। वो पलटकर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन सोशिरो तुरंत पहचान लेता है कि वो एक डाइकाइजू है। उसे एक अजीब सा एहसास होता है और उसके बारे में ज्यादा सोचने के बजाय तुरंत अटैक करने का फैसला करता है। सोशिरो अपनी डबल
स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करता है जो काफ्का की एक टांग काट देती है। फिर वो सीधा काफ्का के कोर को निशाना बनाता है, लेकिन काफ्का पहले से ही अंदाजा लगा लेता है। जैसे ही सोशिरो की तलवार उसके कोर की तरफ आती है, काफ्का उसे बीच में पकड़ लेता है, जिससे सोशिरो फंस जाता है। ये मौका देखकर काफ्का उसे जोर से पीछे धकेल देता है और किसी तरह वहाँ से भाग निकलता है। दूसरी तरफ किकोरू काफ्का के बारे में सोच रही होती है कि क्या उस पर भरोसा करना सही होगा। तभी अचानक काफ्का वापस आ जाता है। किकोरू उसे डांटने वाली होती है, लेकिन जैसे ही वो गिरने लगता है वो उसे पकड़ लेती है। काफ्का माफी मांगता है कि वो इंसान वाला काइजू को भागने से नहीं रोक पाया। फिर वो रेनो की मदद करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन किकोरू उसे रोक लेती है। वो कहती है कि उसकी हालत अब रेनो की मदद करने लायक नहीं है और अब उसे अपने बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर सोशिरो ने सच जान लिया तो बड़ी मुसीबत हो सकती है। दूसरी तरफ सोशिरो अब भी काफ्का के साथ हुई बैटल के बारे में सोच रहा होता है। उसी वक्त मीना एक फोटो लेती है ताकि वो काफ्का की हार को याद रख सके। वो सोचती है कि क्या काइजू नंबर 8 सच में इतना ताकतवर था। सोशिरो इस बात पर ध्यान देता है कि वो काइजू एक दाई काइजू लेवल का था, जो कि पिछले 5 सालों में पहली बार देखा गया है। लेकिन एक अजीब बात सोशिरो महसूस करता है, काफ्का बिना वजह लोगों पर हमला नहीं कर रहा था। उसे याद आता है कि काफ्का ने सिर्फ उसके हथियार पर अटैक किया था, ना कि उस पे सीधा अटैक किया। तभी उसे समझ आता है कि जो अजीब एहसास उसे हो रहा था वो इस वजह से था क्योंकि काफ्का एक इंसान की तरह लड़ रहा था, ना कि एक काइजू की तरह। बीना उसे आराम करने के लिए कहती है, लेकिन ये भी साफ करती है कि चाहे काइजू कैसे भी हो, उनका काम सिर्फ एक ही है, उन्हें खत्म करना। तभी उन्हें एक रिपोर्ट मिलती है जिसमें एक कारूगा बताता है कि जो काइजू रेनो और फुराशी पर हमला कर रहा था वो वही काइजू था जो एग्जाम के टाइम आया था। इसका मतलब उसका एक ह्यूमन फॉर्म भी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वही काइजू अब कमजोर हो चुका है। तभी एक कार उसके सामने रुकती है और ड्राइवर उसे हटने को कहता है। काइजू उस पर उंगली उठाता है, लेकिन कुछ नहीं होता। ड्राइवर परेशान होता है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन काइजू अचानक अपने असली फॉर्म में आ जाता है और उस आदमी को खा जाता है। अब हम देखते हैं कि काइजू उस आदमी का रूप ले चुका है। तभी रेडियो में सुनाई देता है कि उसे काइजू नंबर 9 नाम दिया गया है, लेकिन वो सिर्फ एक ही चीज सोच रहा होता है, अब मैं काफ्का को कैसे मार सकता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेनो हॉस्पिटल में होता है और काफ्का खुश होता है कि वो ठीक है। रेनो काफ्का को शुक्रिया कहता है उसे बचाने के लिए, लेकिन तभी सब पैनिक हो जाते हैं जब फुराशी भी वही होता है। फुराशी सोचता है कि काइजू नंबर 8 ने उन्हें बचाया था, लेकिन किकोरू तुरंत समझ जाती है कि ये दिक्कत क्रिएट कर सकता है, इसलिए वो जल्दी से ये कह देती है कि काफ्का ने छोटे काइजू का कोड ढूंढ निकाला था और फुराशी उसकी बात मान लेता है। फुराशी सोचता है कि काइजू नंबर 8 ने उन्हें क्यों बचाया, लेकिन साथ ही वो ये भी मानता है कि वो काफी कूल था। इस उनके काफ्का अंदर ही अंदर खुश हो जाता है। कुछ दिनों बाद पूरी टीम रेनो और फुराशी की रिकवरी और उनकी पहली सफल मिशन को सेलिब्रेट करने के लिए एक पार्टी रखती है। शेफ अनाउंस करता है कि आज सबको बेस्ट वाग्यू बीफ मिलेगा और सब हैरान हो जाते हैं, लेकिन शेफ बताता है कि हारू को हमेशा बेस्ट खाना सर्व किया जाता है। काफ्का ये सुनकर सोचता है कि हारू कौन है। तभी हमें पता चलता है कि हारू इजोमो टेक्नोलॉजी ग्रुप का वारिस है, जो कि सबसे बड़ा एंटी काइजू इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है। काफ्का ये जानकर हैरान हो जाता है, ये वही लोग हैं जो उनके कॉम्बैट सूट्स बनाते हैं। सब पार्टी का मजा ले रहे होते हैं। रेनो खुश होता है कि उसके लिए स्पेशल सेलिब्रेशन रखा गया, लेकिन तभी सब एक दूसरे से अपनी परफॉर्मेंस को लेकर झगड़ने लगते हैं। काफ्का हारू के सूट की शिकायत करने लगता है, कहकर कि वो एक भी काइजू को हरा नहीं पाया। रेनो इन सब से परेशान हो जाता है, लेकिन फिर समझ जाता है कि सब अपने मिशन के बारे में बातें कर रहे हैं और सब स्ट्रॉन्ग बनने के तरीके सोच रहे हैं। शेफ खुश होता है कि हारू की टीम के साथ काम कर रहा है और हारू के पिता के बारे में पूछता है, लेकिन हारू बताता है कि एक इंसिडेंट के बाद उनका अपने पिता से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। तभी कागुरा अचानक वहाँ आ जाता है टॉयलेट ढूंढते हुए और हारू सोचने लगता है कि उसने कितना सुना होगा। सोशिरो सबको शांत करता है एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट के लिए। वो रिवील करता है कि काफ्का की कंट्रीब्यूशन की वजह से उसका प्रमोशन हो रहा है और अब वो एक फुल टाइम ऑफिसर बन रहा है। ये सुनकर काफ्का खुशी से उछल पड़ता है और सब उसके लिए सेलिब्रेट करते हैं। अगले दिन काफ्का मीना से मिलता है, जहाँ वो ऑफिशियली उसका प्रमोशन कंफर्म करती है। काफ्का उसे वादा करता है कि अपना सब कुछ देगा इस नए पोस्ट में। जैसे ही वो वहाँ से निकलता है, मीना उसे थोड़ा वार्न करती है, कहकर कि अभी भी उस लेवल से बहुत दूर है जहाँ उसके साथ खड़ा हो सके। लेकिन काफ्का अंदर से खुश होता है कि मीना अब भी उनका बचपन का प्रॉमिस याद रखती है। मीना उसको बताती है कि ये प्रमोशन सोशिरो के रिकमेंडेशन की वजह से मिला है और उसे कहती है कि सोशिरो को डिसअपॉइंट ना करे। उस रात काफ्का लेट नाइट स्टडी कर रहा होता है, लेकिन थक कर हार मान लेता है और डिसाइड करते हैं कि अब वो और नहीं पढ़ सकता और अपने रूम की तरफ जाने लगता है। जैसे वो वहाँ से गुजर रहा होता है, उसकी नजर ट्रेनिंग रूम की खुली लाइट्स पर पड़ती है, तो उसे लगता है कि शायद कोई भूल गया होगा। जब वो अंदर देखता है तो सोशिरो को ट्रेनिंग करते हुए देखता है, जो अपनी और काफ्का की फाइट को फिर से रिक्रिएट कर रहा होता है। सोशिरो उसकी प्रेजेंस
महसूस करता है और काफ्का उसे पूछता है कि वो क्या कर रहा है। सोशिरो बताता है कि वो काइजू नंबर 8 को हराने के लिए नया तरीका सोच रहा है और ये सुनकर काफ्का अंदर ही अंदर डर जाता है, लेकिन साथ ही वो सोशिरो की डेडिकेशन और सबको प्रोटेक्ट करने की सोच का रिस्पेक्ट भी करता है। काफ्का प्रॉमिस करता है कि वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा। सोशिरो से याद दिलाता है कि अभी भी उसका सूट सिर्फ 1% पावर तक पहुंचा है, जो एक तरह से बेकार है। फिर भी सोशिरो काफ्का को थोड़ी सी उम्मीद देता है, कहकर कि वो कम से कम 1% तो उसे एक्सपेक्ट कर सकता है। वो काफ्का को आराम करने के लिए कहता है और काफ्का वापस अपने रूम की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे ही वो जाने लगता है उसकी नजर आसमान की तरफ पड़ती है, जहां एक और नया मिस्टीरियस काइजू उड़ रहा होता है। ये देखकर जैसे ही वो वापस जाने लगता है, अचानक आसमान से आग के गोले गिरने लगते हैं जो डिस्ट्रक्शन करने लगते हैं। सोशिरो तुरंत महसूस करता है कि जमीन कांप रही है, तो वो ऑपरेशन रूम से पूछता है कि क्या हो रहा है। वहाँ से कोनोमी इन्फॉर्म करती है कि बेस पर एक बड़ा अटैक हो रहा है और बहुत सारे 42-6 लेवल के काइजू हमला कर रहे हैं। ये सारे काइजू हांजू क्लास के हैं जो काफी पावरफुल होते हैं। सोशिरो तुरंत बैटल के लिए तैयार हो जाता है और सबको तैयार रहने का ऑर्डर देता है और सबको याद दिलाता है मीना फिलहाल बेस पर नहीं है, इसलिए वो कमांड संभाल रहा है। वो सबको ऑर्डर देता है कि काइजू को मारना शुरू करे, लेकिन उसे एक अजीब बात महसूस होती है। बेस के बाहर कहीं भी किसी डिस्ट्रक्शन की रिपोर्ट नहीं मिली है। दूसरी तरफ काफ्का देखता है कि उन पर Y1 टाइप के काइजू हमला कर रहे हैं, लेकिन उसे यकीन नहीं होता कि ये सब मिलकर अटैक कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली ये काइजू अकेले ही अटैक करते हैं। ये देखकर काफ्का को लगता है कि कुछ गड़बड़ है, तो तुरंत सोशिरो को कॉल करता है। काफ्का उसे बताता है कि Y1 टाइप के काइजू कभी भी एक दूसरे के साथ काम नहीं करते और सोशिरो तुरंत समझ जाता है कि कोई लीडर उन्हें कंट्रोल कर रहा है। तब एक काइजू सोशिरो के सामने आता है और उसे पूछता है कि क्या वो बेस का सबसे ताकतवर इंसान है। सोशिरो बिना किसी दिक्कत के कंफर्म करता है, तो काइजू उसे अपना शिकार समझकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। कोनोमी सबको वार्न करती है कि काइजू का फॉर्टिट्यूड लेवल 8.3 है, जो बहुत ही पावरफुल है, लेकिन सोशिरो सबको कहता है कि वो अकेले ही इसे हैंडल करेगा। काइजू अचानक सोशिरो पर अटैक करता है, जमीन को तोड़ने लगता है और आसपास सब कुछ तबाह कर देता है, लेकिन सोशिरो अपनी स्पीड से अटैक से बच रहा होता है। ये देखकर काइजू उसे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग समझने लगता है और अब वो पूरी तरह सीरियस होकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो जोर से चीखता है और बाकी सारे काइजू उसकी आवाज सुनकर रिएक्ट करते हैं। ये देखकर सोशिरो समझ जाता है कि ये वही काइजू है जो उन सबको कंट्रोल कर रहा है। काइजू फिर से सोशिरो पर अटैक करता है, लेकिन सोशिरो अपनी स्पीड से अटैक को डॉज कर लेता है। वो महसूस करता है कि काइजू बहुत ही पावरफुल है और अगर एक भी अटैक उसे लग गया तो मर जाएगा। वो लगातार उसके अटैक से बचने की कोशिश करता है, साथ ही काउंटर अटैक भी करता है, पर उसका अटैक काइजू पर कोई असर नहीं करता। तभी सोशिरो रियलाइज करता है कि काइजू की स्किन बहुत ही ज्यादा टफ है, जिसे तोड़ना आसान नहीं है। दूसरी तरफ बाकी ऑफिसर्स Y1 टाइप के काइजू पर गोलियां चला रहे हैं, पर उनकी गोलियां उनके मजबूत आर्मर को तोड़ नहीं पाती, जिस वजह से वो काइजू को हरा नहीं पा रहे हैं। तभी काफ्का सबको कहता है काइजू के पीछे से अटैक करें, क्योंकि वहाँ उनका वीक पॉइंट होता है। कागुरा और हारू एक काइजू का सामना करते हैं, जिसमें कागुरा काइजू को डिस्ट्रैक्ट करता है, जबकि हारू उसके पीछे जाकर शूट करने के लिए तैयार होता है। लेकिन तभी एक और काइजू अचानक सामने आ जाता है और हारू पीछे हटने को मजबूर हो जाता है। वो यकीन नहीं कर पाता कि काइजू एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। ऑफिसर्स परेशान हो जाते हैं क्योंकि काइजू एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उन्हें कोई तरीका नहीं मिल रहा है उन्हें हराने का। तभी किकोरू अचानक वहाँ आ जाती है और एक काइजू पर सीधा अटैक करती है और उसे एक अटैक में मार देती है। वो सबको बताती है कि उसका नया वेपन काइजू के आर्मर को तोड़ सकता है। इससे हम जान पाते हैं कि ये नया वेपन 3rd डिवीजन ने दिया है, क्योंकि वो डिवीजन की 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफिसर है। काइजू दिन ब दिन और भी बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं, इसलिए उसे अब मेन फोर्स का हिस्सा माना जा रहा है। लेकिन किकोरू को अपना वेपन पसंद नहीं आता, क्योंकि उसे लगता है कि ये उसके फाइटिंग स्टाइल के हिसाब से मैच नहीं करेगा। तभी एक काइजू उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो तेज स्पीड से आगे बढ़ जाती है। उसे याद आता है कि सोशिरो ने बताया था कि उसका वेपन शॉक वेव्स जनरेट कर सकता है। वो इस टेक्निक को पहली बार ट्राई करती है, जिसमें एक जबरदस्त शॉक वेव जनरेट होती है जो उसके अटैक को और भी ज्यादा पावरफुल बना देती है। एक ही अटैक में वो काइजू खत्म कर देती है। तभी एक और काइजू सामने आता है और वो बिना किसी देरी के उस पर अटैक करता है। वो अपने नए वेपन का शॉक वेव फीचर दोबारा एक्टिवेट करती है, जो काइजू के शरीर में एक बड़ा होल बना देता है। तभी एक और काइजू ऊपर से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन रेनो तुरंत
अपने फ्रीजिंग राउंड से उसका अटैक रोक लेता है। काइजू जमीन पर गिर जाता है और किकोरू से तुरंत मार देती है। वो रेनो से कहती है कि वो दोनों मिलकर काइजू से लड़े और रेनो एग्री करता है, लेकिन कागुरा और हारू को यह मंजूर नहीं होता कि वो पीछे रह जाएं, इसलिए वो भी लड़ने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ सोशिरो अपने काइजू से लड़ रहा होता है जो उस पर लगातार अटैक कर रहा होता है। सोशिरो महसूस करता है कि काइजू लड़ाई के मजे ले रहा है और वो तुरंत एक नया प्लान के साथ आगे बढ़ने का फैसला करता है और सोशिरो कोनोमी को ऑर्डर देता है कि गेट खोल दे ताकि वो ट्रेनिंग ग्राउंड में काइजू को ले जा सके। काइजू एक जोर का अटैक करता है जिससे सोशिरो दूर गिर जाता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि उसका एक हाथ कट चुका है। सोशिरो तभी अपने लिमिट हटा देता है और कहता है कि अब उसे दूसरों की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ट्रेनिंग ग्राउंड्स में है। दूसरी तरफ एक ऑफिसर आरी एक काइजू के अटैक का शिकार होने वाली होती है, लेकिन काफका तुरंत उसे बचाने के लिए आ जाता है। वो अपने ताकत का इस्तेमाल करते हुए अपने पैर ट्रांसफॉर्म करता है जिसकी वजह से वो बिजली की स्पीड से आरी तक पहुंच जाता है। आरी सोचती है कि उसने अपने सूट का इस्तेमाल किया है और काफका कहता है कि उसने अपने आप को इम्प्रूव किया है। तभी काइजू उन पर एक और अटैक करने की तैयारी करता है, लेकिन किकोरू अचानक आ जाती है। वो काफका से कहती है कि वो घायल ऑफिसर्स को लेकर पीछे हट जाए जब तक वो और रेनो काइजू का सामना करते हैं। काफका उन दोनों की लड़ाई देखता है और सोचता है कि उनका टीम वर्क कमाल का है। इसके बाद ऑफ ड्यूटी ऑफिसर्स भी लड़ाई में शामिल हो जाते हैं और सब मिलकर काइजू को मारने लगते हैं। दूसरी तरफ सोशिरो काइजू लीडर से लड़ रहा होता है और उसके आर्मर के बीच के कमजोर हिस्सों को टारगेट करके उस पर अटैक करता होता है। काइजू को महसूस होता है कि सोशिरो के अटैक बहुत डेंजरस हैं, इसलिए वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। काइजू अपने आर्मर को बचा रहा होता है, लेकिन अचानक सोशिरो उसके आर्मर को काट देता है और उसे टुकड़ों में चीर देता है। सोशिरो समझ जाता है कि उसने सिर्फ गैप्स को टारगेट किया है ताकि काइजू का ध्यान भटक सके, लेकिन काइजू तुरंत अपने शरीर को रीजनरेट कर लेता है और सोशिरो की पावर्स देखकर मान जाता है कि वो एक शानदार ओपोनेंट है। काइजू वापस हमला करने की कोशिश करता है पर सोशिरो से आसानी से हरा देता है और उसका कोर सामने आ जाता है। सोशिरो अंत में एक जोर का अटैक करता है और सबको लगता है कि वो काइजू मर गया, लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। काइजू अचानक अपने रूप को बदलकर एक बड़े से काइजू में बदल जाता है। पता चलता है कि उसने अपने कोर की जगह बदल दी थी, जिससे सोशिरो उसे खत्म नहीं कर पाया। उसके बाद पूरा एरिया में फॉग भर जाता है और कोनोमी बताती है कि अब उस काइजू का फॉर्टिट्यूड 9 तक पहुंच गया है। वो चिंता में सोचती है कि सोशिरो अब उससे कैसे लड़ेगा। काफका समझ जाता है कि सोशिरो खतरे में है, इसलिए उसकी मदद करने का फैसला करता है। सोशिरो काइजू से लड़ने की कोशिश करता है पर उसके अटैक असर नहीं कर रहे थे क्योंकि उसके ब्लेड्स बड़े काइजू के आर्मर को तोड़ नहीं पा रहे थे। वो सोचता है कि उसके पीठ पर कोर टारगेट करना चाहिए, लेकिन अचानक उसके शरीर से खून बहने लगता है। उसका सूट उसे बताता है कि वो अपनी लिमिट तक पहुंच चुका है और अब उसे अपना मोड कैंसिल कर देना चाहिए, लेकिन वो लड़ना जारी रखता है। सोचता है कि अगर 1 मिनट के अंदर काइजू हरा सके तो शायद जीत सकता है। वो पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन काइजू अचानक उस पर अटैक कर देता है और उसे दूर फेंक देता है। उसका सूट बताता है कि उसकी लिमिट पार हो चुकी है, इसलिए अपना मैक्सिमम रिलीज मोड कैंसिल कर देता है। कोनोमी सोचती है कि शायद वो मर चुका है, लेकिन सोशिरो बताता है कि वो ठीक है क्योंकि उसकी शील्ड ने उसे बचा लिया। फिर भी वो चिंता में होता है कि अब काइजू को कैसे हराए क्योंकि वो बिना सोचे समझे अटैक करे जा रहा था। सोशिरो काइजू को काटने की कोशिश करता है, लेकिन वो तुरंत रीजनरेट हो जाता है और सोशिरो से कहता है कि उसके पास जीतने का कोई मौका नहीं है। तब एक छोटा काइजू उसका पीछा करता है और अचानक अपने आप को ब्लास्ट कर देता है, जिससे सोशिरो गिर जाता है। एक फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि सोशिरो एक तलवारबाजों के परिवार से आया है और उसे एक स्वॉर्ड मास्टर माना जाता है, लेकिन उसके पिता उसे डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने से मना करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि वो दूसरे वेपन्स को अच्छे से यूज नहीं कर सकता और स्वॉर्ड यूज करने का जमाना अब खत्म हो चुका है। फिर भी सोशिरो अपनी कोशिश जारी रखता है और डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने का निर्णय लेता है। एक हाई पोस्ट वाला कहता है कि उसकी तलवार चलाने की स्किल्स बेकार हैं क्योंकि बड़े काइजू के खिलाफ वो किसी काम की नहीं है, लेकिन फिर भी वो मीना से मिलता है जो जानती है कि वो एक स्वॉर्ड मास्टर है। लेकिन सोशिरो सोचता है कि शायद मीना भी उसे नीचा दिखाएगी, लेकिन उसकी सोच गलत साबित होती है जब मीना उसे कुछ और ही कहती है। मीना उसका मजाक उड़ाने के बजाय उसे मदद मांगती है और पूछती है कि क्या वो उसके साथ जुड़ना चाहता है। वो समझाती है कि वो बड़े काइजू को मार गिराने में एक्सपर्ट है, लेकिन छोटे काइजू के सामने उन्हें परेशानी होती है। इसलिए वो सोशिरो से कहती है कि जब भी उसे अपना टारगेट शूट करना हो तब वो उसके लिए रास्ता साफ करे। वापस प्रेजेंट में सोशिरो हार मानने से मना कर देता है क्योंकि वो मीना को निराश नहीं करना चाहता। वो पूरी ताकत से काइजू पर अटैक करता है, उसे टुकड़ों में काटने की कोशिश करता है,
लेकिन काइजू उसे पकड़ लेता है और उसे कुचलने वाला होता है। काफका ये देखकर समझ जाता है कि सोशिरो की जान खतरे में है, इसलिए उसकी मदद करने का फैसला करता है और ट्रांसफॉर्म होने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी सभी लोग अचानक मीना की आवाज सुनते हैं जो काइजू पर गोली चलाती है और उसका एक हाथ उड़ा देती है, जिससे सोशिरो बचने में सफल हो जाता है। काइजू उस पर हमला करने जा रहा होता है, लेकिन मीना दोबारा गोली चलाकर उसका दूसरा हाथ भी उड़ा देती है। काइजू छोटे काइजू को उसका पीछा करने को कहता है, लेकिन मीना उनसे बच जाती है। काइजू तुरंत रीजनरेट कर लेता है और कोनोमी मीना से कहती है कि उसके कोर पर निशाना लगाए, लेकिन सोशिरो जानता है कि यह आसान नहीं होगा, इसलिए उसकी मदद करने की कोशिश करता है। वो काइजू के पैर पर अटैक करता है ताकि उसे एक जगह पर रोक सके, लेकिन ये काम नहीं करता। तब उसे समझ आता है कि उसकी ताकत अब भी काफी नहीं है। तभी किकोरू लड़ाई में शामिल हो जाती है और अपनी पूरी ताकत से हमला करती है, लेकिन उसका कुछ असर नहीं होता। वो समझ जाती है कि उसकी ताकत काइजू को नुकसान पहुंचाने के लिए काफी नहीं है। तभी सोशिरो काइजू के आर्मर को काट देता है और किकोरू एक जबरदस्त अटैक करती है, जिससे काइजू गिर जाता है। वो समझाती है कि उसकी लिमिट आ चुकी है, लेकिन वो मीना के लिए एक मौका बना देती है। मीना तुरंत गोली चलाती है और काइजू के पीठ में एक बड़ा छेद कर देती है, जिससे उसका कोर दिखने लगता है। कोनोमी मीना को बताती है कि उसके पास सिर्फ एक गोली बची है। तभी छोटे काइजू उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन बाकी ऑफिसर्स टाइम पर पहुंच जाते हैं और उन्हें गोली मारकर गिरा देते हैं। काइजू दोबारा रीजनरेट करने वाला होता है, इसलिए सोशिरो उसे बार बार काट कर रोकने की कोशिश करता है। उसे पता है कि वो इतना पावरफुल नहीं है कि काइजू को हरा सके, लेकिन वो सिर्फ मीना के लिए एक मौका बना सकता है। तभी वो देखता है कि काइजू उसे खाने वाला होता है। मीना खुश होती है कि उसने सोशिरो को अपना वाइस कैप्टन चुना और अपने लिमिट हटा देती है। उसकी कॉम्बैट पावर 96% तक पहुंच जाती है और अपनी आखिरी गोली चलाती है, जिससे काइजू टुकड़ों में बिखर जाता है। सभी लोग जीत का जश्न मनाते हैं और काफका दूर से सोशिरो को देखकर सोचता है कि वो सच में कमाल का है। मीना उसे आराम करने के लिए कहती है क्योंकि अब वो लिमिट तक पहुंच चुका है, लेकिन दूसरे ऑफिसर्स भी जानते हैं कि मीना भी थक चुकी है, इसलिए उससे कहते हैं कि वो छोटे काइजू को उन पर छोड़ दे। लेकिन तभी सब लोग देखते हैं कि सभी काइजू उनके ऊपर एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं। कोनोमी बताती है कि उन्होंने एक बड़ा सा बॉम्ब बना लिया है जो पूरे बेस को उड़ा सकता है। सब लोग सोचने लगते हैं कि वो मरने वाले हैं, लेकिन तभी काफका अचानक से दौड़ने लगता है। सोशिरो उसे रोकने की कोशिश करता है, सोचता है कि काफका इसके आगे कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तभी वो देखता है कि काफका इतनी तेजी से भाग रहा है। फिर अचानक सबके सामने ही काफका काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो देखकर सब शॉक हो जाते हैं। कोनोमी बताती है कि बेस पर जो काइजू है उसका फॉर्टिट्यूड 9.8 है। काफका महसूस करता है कि उसने अपने दोस्तों को नीचा दिखाया क्योंकि उसका राज छुपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर उसने कुछ नहीं किया तो सब मर जाएंगे। वो अपनी फुल पावर का यूज करता है और आसमान की तरफ उड़ जाता है। फिर अपनी फुल पावर से बॉम्ब पर पंच करता है और उसे दूर फेंक देता है, लेकिन ये करने के बाद वो पूरी तरह थक जाता है और जोर से जमीन पर गिर जाता है। बॉम्ब फट जाता है और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन काफका अपने शरीर से बाकी सबको बचा लेता है। सभी लोग सुरक्षित रह जाते हैं, लेकिन काफका सोचता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है क्योंकि उसका राज सबके सामने आ गया है और उसका अब शरीर भी हिल नहीं रहा है। फिर ऑफिसर्स उस पर अपनी बंदूकें तान देते हैं। तभी मीना उसे काइजू नंबर 8 कहकर उसे सरेंडर करने को कहती है। उधर डिफेंस फोर्स के सीनियर ऑफिसर्स ये सब देख रहे होते हैं और विश्वास नहीं कर पा रहे होते हैं कि उनके बीच एक काइजू छुपा बैठा था। वो काफका के फ्यूचर को लेकर बात करते हैं और डायरेक्टर जनरल एओ शिनोमिया और वो फैसला लेते हैं कि काफका को उनके पास लाया जाए। वो 3री डिवीजन को ऑर्डर देते हैं कि उन्हें उसके हवाले कर दे। हमें काफका एक डिटेंशन फैसिलिटी में दिखाई देता है जहां वो सोच रहा होता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। उसे याद आता है कि किकोरू ने कहा था कि उसके शरीर से एक खास वेपन बनाया जाएगा। तभी मीना और सोशिरो वहां आते हैं और बताते हैं कि उसे हेडक्वार्टर्स ले जाया जा रहा है। ऑफिसर्स उसे छोड़ देते हैं और बाहर ले जाने लगते हैं। काफका सोचता है कि शायद अब मीना और सोशिरो उससे नफरत करते हैं क्योंकि उसने अपनी पावर्स का राज उनसे छुपा के रखा था। जैसे ही वो दूसरे ऑफिसर्स के बीच से गुजरते हैं उसकी नजर रेनो पर पड़ती है। वो सोचता है कि रेनो नाराज होगा क्योंकि उसने उसका राज सुरक्षित रखने की कोशिश की थी। काफका चुपचाप ट्रांसपोर्ट के अंदर जाने ही वाला होता है, सोचता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन तभी रेनो अचानक से उसका नाम लेता है और कहता है मैं आपका इंतजार करूंगा, और फिर ट्रांसपोर्ट चलने लगता है। और मीना बताती है कि यहाँ कोई कैमरास नहीं है।
फिर वो काफका को उन सबको बचाने के लिए शुक्रिया कहती है, क्योंकि उसने बिना अपनी जान की परवाह करे सबकी जान बचाई थी। वो समझाती है कि वो काफका की मदद करेगी ताकि साबित किया जा सके कि वो अभी भी एक इंसान है। वो उसके एक ऑफिसर के रूप में किए गए अच्छे काम रिपोर्ट करेगी ताकि डिफेंस ऑफिसर्स उसे खतरे की तरह ना देखें और उसे इंसान समझे। मीना ये भी बताती है कि 3rd डिवीजन काफका को दुश्मन नहीं मानती, लेकिन फिर भी अब उसके जाने का समय आ गया है, इसलिए वो कहती है कि उसे दूसरे बेस पर ट्रांसफर किया जा रहा है। काफका इनसे पूछता है कि क्या अभी उसके पास ये मौका होगा कि वो मीना के पास खड़ा हो सके। इस पर मीना मुस्कुराती है और कहती है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ये सुनते ही काफका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वहां से जाने लगता है। कुछ दिन बाद काफका के दोस्त उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। फुरुहाशी अब भी विश्वास नहीं कर पाता कि काफका सच में काइजू नंबर 8 है, क्योंकि हमेशा इतना चेयरफुल था कि काफका ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए वो उसे एक अच्छा इंसान मानती है। लेकिन कागुरू सबको याद दिलाता है कि ये फैसला उनके हाथ में नहीं है, ये सब कुछ डिफेंस फोर्स पर निर्भर करता है। हारू सोचता है कि अगर दुनिया को काफका के बारे में सच पता चल गया तो लोग घबरा जाएंगे, क्योंकि अगर लोग ये समझ गए कि इंसान भी काइजू बन सकते हैं तो हो सकता है कि अपने आसपास के लोगों पर शक करने लगे। कोनोमी मीना से मिलती है, जहाँ मीना उसे डॉक्यूमेंट्स ठीक करने के लिए कहती है। जब कोनोमी को पता चलता है कि काफका की फाइल्स हैं तो बिना किसी परेशानी के तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ सोशिरो का एक जूनियर उससे काफका के बारे में पूछता है। सोशिरो बताता है कि वो चाहता है कि काफका वापस आए, क्योंकि वो उसे एक बार फिर से लड़ना चाहता है। उसे पता है कि पिछली बार काफका ने अपनी पूरी पावर्स यूज नहीं की थी। किकोरू एओ शिनोमिया के ऑफिस में जाती है, जहाँ हमें पता चलता है कि वो उसके पिता हैं। वो उनसे काफका को छोड़ने की रिक्वेस्ट करने के लिए आई है, क्योंकि काफका ने उसकी जान बचाई थी। लेकिन एओ उसे बेवकूफ कहते हैं और एक एक्सरे रिपोर्ट दिखाते हैं जो साबित करता है कि काफका के शरीर में एक काइजू कोर है। उसका कहना है कि काफका इंसान नहीं है, वो भी उसी तरीके का एक मॉन्स्टर है जैसे वो काइजू जिसने किकोरू की माँ को मारा था। लेकिन किकोरू फिर भी उस पर विश्वास रखती है। काफका मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन में बंद है, जहाँ साइंटिस्ट उसके अंदर होने वाले चेंजेस पर ध्यान रख रहे हैं। वो अपने दोस्तों के बारे में सोचता है। उसे लगता है कि उसे उनको इन सब के बारे में बताना चाहिए, इसलिए वो चाहता है कि वो उनसे एक बार फिर मिले। इस बीच मीना अपनी टीम को बुलाती है और बताती है कि उनके बेस पर हुआ पिछला हमला इतना भयानक था कि पूरा बेस डिस्ट्रॉय हो चुका है, इसलिए वो जगह रहने के लायक नहीं है। इसलिए वो समझाती है कि काइजू और ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं और सीनियर चिंतित हैं, सोचते हैं कि और बड़ा खतरा बन रहा है। इसलिए वो कहते हैं कि सबको तैयार रहना होगा। वो उन सबको बताती है उन्हें दूसरे डिविजन्स के सबसे टैलेंटेड लोगों के साथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। हारू सोचता है कि सीनियर्स ये सब सिर्फ उन ऑफिसर्स को मॉनिटर करने के लिए कर रहे हैं जो काफका के करीबी थे, लेकिन वो इस बात से इनकार करती है और कहती है कि इसका काफका से कोई लेना देना नहीं है। फुरुहाशी कहता है कि वो 3rd डिवीजन के साथ ही रहना चाहता है, लेकिन रेनो मान जाता है दूसरे लोगों के साथ ट्रेन करने के लिए। फुरुहाशी उससे कहता है कि इस वजह से वो दोनों अलग हो जाएंगे, पर रेनो को इस बात की कोई परवाह नहीं होती। कुछ देर बाद हारू अपने पिता को कॉल करने वाला होता है, तभी उसे कागुरू की बात सुनाई देती है। कागुरू किसी से फोन पर कह रहा होता है कि वो किसी को बचाना चाहता है और मदद मांग रहा होता है। हारू सुन लेता है और क्यूरियस हो जाता है। तभी कागुरू से बताता है कि वो जापान के ग्राउंड फोर्स के अपने पुराने कमांडर से बात कर रहा था। हारू यकीन नहीं कर पाता कि वो ये सब काफका की मदद के लिए कर रहा है। तब कागुरू समझाता है कि वो काफका को खोना नहीं चाहता, इसलिए ये सब कर रहा है। वो उसे अपना आइडल मानता है, इसलिए उसकी मदद करना चाहता है। हम वापस काफका के पास आते हैं, जो मीना की बातों के बारे में सोच रहा होता है। वो सोचता है कि सब ठीक हो जाएगा जब वो साबित कर देगा कि वो एक इंसान है। तभी अचानक एओ आता है और अपने सबऑर्डिनेट्स को कहता है कि काफका को छोड़ दो। वो उसे वार्न करते हैं कि ये बहुत डेंजरस हो सकता है, लेकिन एओ समझाता है अगर काफका चाहता तो वो हथगड़ियों को आसानी से तोड़ सकता था, इस वजह से वो उसे छोड़ देते हैं। पर तभी एओ अचानक उस पर फायरिंग करने लगता है। काफका अपने हाथ को शील्ड की तरह यूज करता है, लेकिन फिर एओ उस पर अटैक करता है और उसका ब्लड सैंपल कलेक्ट करता है। वो काफका से कहता है कि वो एक काइजू है, पर काफका ये मानने के लिए तैयार नहीं होता और कहता है कि वो एक इंसान है। फिर एओ सिग्नल देता है और उसके सबऑर्डिनेट्स उसके वेपन्स ले आते हैं। वो उन्हें पहनता है और वेपन उसके शरीर से मर्ज हो जाते हैं। एओ कहता है कि वो काइजू नंबर 8 को खत्म कर देगा। काफका पूरी कोशिश करता है कि वो ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि उसे साबित करना है कि वो एक इंसान है। लेकिन तभी एओ उस पर अटैक करते हैं, उसका हाथ काट देते हैं और उसे जोर से दीवार से टकरा देते हैं। बाकी सीनियर्स इसे देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि एओ अब भी अपनी पुरानी स्ट्रेंथ रखते हैं।
हमें पता चलता है कि उसे हिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्ग सोल्जर माना जाता है। काफका फिर काइजू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और भागने की कोशिश करता है। सोचता है कि जब तो एओ थक नहीं जाता, लेकिन एओ बिना रुके उसका पीछा करता है और आखिर में एक जोर का अटैक करता है। काफका रिकवर कर लेता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि एओ एक बड़ा काइजू जितना पावरफुल है। हमें काइजू 2 के बारे में पता चलता है, जो कई साल पहले आया था और पूरे शहर को तबाह करने वाला था जब तक डिफेंस फोर्स ने उसे मार नहीं दिया। एओ के वेपन उसी काइजू 2 के बॉडी पार्ट से बने हैं और सिर्फ वही उनका इस्तेमाल कर सकता है। वो काफका पे आसानी से अटैक कर रहा होता है और उसे एक जबरदस्त पंच मारता है। काफका को एहसास होता है कि उसके पास कोई बचने का रास्ता नहीं है। फिर काफका अपने पूरे काइजू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बहुत तेज चिल्लाता है। किकोरू को समझ आता है कि कुछ गड़बड़ है। काफका नोट करता है कि उसका अपने शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं है और उसके अंदर का काइजू उसे कह रहा होता है कि सबको मार दे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेनो वर्कआउट कर रहा होता है। फुरवाशी हैरान होता है कि उसने दूसरी यूनिट में ट्रेनिंग के लिए हाँ क्यों की, जबकि सब काफका के लिए परेशान है। लेकिन रेनो बताता है कि उसे जितनी जल्दी हो सके सबसे स्ट्रांग बनना है ताकि अगली बार वही काफका की रक्षा कर सके। फुरवाशी सोचता है कि क्या काफका वापस आ पाएगा, लेकिन रेनो उस पर विश्वास करने का फैसला करता है। ये देखकर फुरवाशी भी ट्रेनिंग के लिए पूरा मोटिवेटेड हो जाता है। दूसरी तरफ मीना को हेडक्वार्टर्स बुलाया जाता है और उसे कहा जाता है कि वो काफका के एग्जामिनेशन का रिजल्ट्स का इंतजार करे। तभी काफका अपना कंट्रोल खो चुका होता है और एओ पर अटैक करने लगता है, लेकिन एओ आसानी से डॉज कर लेता है और नोट करता है कि काफका एक जंगली जानवर की तरह अटैक कर रहा है। एओ उसके वीक पॉइंट पर अटैक करने की तैयारी करता है, लेकिन काफका अपने शरीर को घुमाकर दोबारा अटैक कर देता है। वो अंदर से खुद को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर बिना कंट्रोल के अटैक कर रहा होता है। किकोरू से बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एओ एक सोनिक पंच से उसे रोक लेते हैं। लेकिन वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि काफका का कोर मिसिंग है और तभी उसका शरीर अचानक उसके पीछे रीजनरेट हो जाता है। दोनों के बीच टकराव होता है और फाइट की फोर्स शेल्टर को तोड़ने लगती है। ऑब्जर्वर्स शॉक्ड होते हैं क्योंकि ये शेल्टर स्पेशली एक फॉर्टिट्यूड 10 अटैक को भी झेलने के लिए बनाया गया था। एक और चीफ नोट करते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे एओ जानबूझकर अपनी फुल पावर यूज नहीं कर रहे, सिर्फ काफका को टेस्ट कर रहे हैं। किकोरू समझ जाती है कि वो काफका को एक मौका दे रहे हैं। लड़ाई जारी रहती है और काफका एओ के शरीर का एक हिस्सा तोड़ देता है। सीनियर्स को लगता है कि अब सिचुएशन बहुत बुरी होती जा रही है, चाहे एओ जितने भी कोशिश करें वो काफका को नहीं हरा सकते। तभी एओ एक पावरफुल इलेक्ट्रिसिटी अनलीश करता है, लेकिन काफका भी जवाब में एक और पावरफुल अटैक करता है। काफका अपनी खुद की एनर्जी से एओ के अटैक का जवाब देता है और उसे जोर से पीछे गिरा देता है। फिर उसे पकड़कर बार बार जमीन पर पटकने लगता है। उसे एहसास होता है कि वो उसे मारने ही वाला है। तभी उसकी नजर किकोरू पर पड़ती है, जो सब देख रही होती है। काफका खुद को रोकने की कोशिश करता है। किकोरू उन सब चीजों के बारे में सोचती है जो उन्होंने साथ में झेली है और डिसाइड करती है कि वो अभी काफका पर विश्वास करेगी। वो काफका से कहती है कि हार मत मानना। काफका खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अंदर का काइजू सामने आ जाता है और अचानक उसे निगल जाता है। काफका का शरीर एओ को खत्म करने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन उसे महसूस होता है जैसे वो अंधेरे में गिर रहा है। तभी एक रोशनी दिखाई देती है और मीना उसका हाथ पकड़ लेती है। कह रही होती है कि उसका इंतजार कर रही है। ये सुनकर काफका होश में आ जाता है। उसका शरीर अटैक करता है, लेकिन काफका खुद को ही मार देता है। वो जोर से चिल्लाकर कहता है कि वो काइजू नंबर 8 नहीं है, वो काफका हिबिनो है। फिर वो बेहोश हो जाता है और उसका शरीर नॉर्मल हो जाता है, लेकिन तभी एक ऑफिसर उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है। एओ उसे रोकने के लिए कहते हैं और तब हम पहले डिवीजन के कैप्टन नारुमी से मिलते हैं। एओ तुरंत मेडिकल टीम को बुलाता है और नारुमी सोचता है कि वो काफका के साथ क्या करने का प्लान बना रहा है। एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाता है और सीनियर्स मीना से पूछते हैं कि कमांडिंग ऑफिसर के रूप में वो काफका के बारे में क्या सोचती है। वो कहते हैं कि उन्होंने अपना फैसला लगभग ले लिया है और मीना की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। और मीना की रिपोर्ट से काफका की किस्मत नहीं बदलने वाली, इसलिए उसे गिल्टी महसूस करने की जरूरत नहीं है। मीना फैसला करती है कि वो ये डिस्कस नहीं करेगी कि काफका एक काइजू है या इंसान, बल्कि सिर्फ उसे एक डिफेंस फोर्स ऑफिसर के रूप में उनको बताएगी। वो उसके कंट्रीब्यूशन के बारे में बताती है, कैसे उसने अपने दोस्तों को बार बार बचाया था, खासकर तब जब उसने काइजू बॉम्ब को रोका था। सीनियर्स सोचते हैं कि ये सब सिर्फ इस वजह से पॉसिबल हुआ क्योंकि उसके पास पावर्स थी, लेकिन मीना उन्हें याद दिलाती है कि काफका बार
बार बार डिफेंस फोर्स एग्जाम फेल करता था। उसके सूट का पावर लेवल 0% था, फिर भी उसने कभी लोगों को बचाने की कोशिश करना नहीं छोड़ा। वो दूसरों की सबसे ज्यादा परवाह करता है। मीना अपने बचपन के इंसिडेंट को याद करती है जब उसके पेरेंट्स चले गए थे, लेकिन काफका हमेशा उसके साथ खड़ा रहा। उसका मानना है कि काफका में किसी भी इंसान से ज्यादा इंसानियत है और उसका दिल एक ऑफिसर बनने के लायक है। सीनियर्स को उसका जवाब थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन एओ उसके रिपोर्ट के लिए उसे शुक्रिया कहता है। फिर भी उनका प्लान काफका को मारने का ही होता है, लेकिन फाइनल डिसीजन एओ पर छोड़ा जाता है। काफका होश में आता है और ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो अभी तक जिंदा है। जब वो देखता है कि एओ भी उसके पास है और ठीक है, तो उसको थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि इसका मतलब है कि वो अब भी किकोरू का सामना कर सकता है। वो सोचता है कि शायद उसे एक इंसान मान लिया गया है क्योंकि उसे अभी तक मारा नहीं गया, लेकिन तभी एओ उसे काफका कहकर बुलाता है। हालांकि फिलहाल उसे जिंदा रखा जा रहा है क्योंकि एओ ने डिसाइड किया है कि उसे अभी नहीं मारा जाएगा। बाकी मेंबर्स को लगता है कि उसे जिंदा रखना एक बड़ा रिस्क हो सकता है, लेकिन एओ मानता है कि काफका को कंट्रोल किया जा सकता है। वो श्योर नहीं है कि अगर उन्हें काफका को एक वेपन बनाया तो क्या वो इतना ही पावरफुल होगा जितना वो अभी है। बाकी मेंबर्स अब भी इस फैसले को नहीं मानते, लेकिन तभी एओ ने 10 साल पहले वाले डिजास्टर की याद दिलाता है जब काइजू नंबर 6 ने 200 से ज्यादा ऑफिसर्स को मार दिया था। वो कहता है कि अगर वैसा कुछ फिर से होता है तो उन्हें काफका की पावर की जरूरत पड़ेगी। सीनियर्स फिर भी इस डिसीजन के खिलाफ होते हैं, पर तभी एओ काफका से कहता है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे अपने आप को प्रूफ करना होगा। काफका जानता है कि वो बस उसे एक वेपन की तरह देख रहे हैं, लेकिन वो कसम खाता है कि एक दिन वो उन सबको ये प्रूफ करेगा कि वो एक डिफेंस फोर्स ऑफिसर बनने के लायक है। फिर वो मीना के बारे में सोचते सोचते सो जाता है और सभी ऑफिसर्स को मैसेज जाता है कि काफका का केस अभी पेंडिंग है और उसे अभी के लिए नहीं मारा जाएगा। और यहीं पर आज की वीडियो खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको इस सकाई जैसे एनिमे देखना पसंद है तो स्क्रीन पर आ रही वीडियो को जरूर देखना। मैं आपको वहीं मिलूंगा।